पूरा मीडिया इंडिया का नफरत फैला रहा है, उसके मुकाबले में सेन वॉइसेस जो हैं यानी वो ना होने के बराबर है। और अगर कोई बोलता भी है, एक वो खातून जिसका शौहर मारा गया, पहले तो उससे हमदर्दी की, लेकिन उस औरत ने सिर्फ इतना कह दिया कि भाई हम नहीं चाहते कि आप मुसलमानों को और कश्मीरियों को टारगेट करें, तो सब उसके पीछे ट्रोलिंग कर रहे हैं, उसको बुरा भला कह रहे हैं। इंडिया ने जो तरक्की की है उसके नतीजे में एक खास क्लास है उसका फायदा हुआ है, लेकिन आम जो आवाम है उनके मसाइल तकरीबन वैसे ही खड़े हुए। उसकी तरफ से तवज्जो हटाने के लिए या जब चुनाव आ रहे होते हैं वहाँ, तो उस वक्त भी ये कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा जंग का शोर मचाया जाए कि लोगों की हमदर्दियां जो है वो बीजेपी के साथ हो जाएं। आजकल वहाँ नेहरू और कांग्रेस के फेलियर पे ही बात बहुत ज्यादा होती है। कांग्रेस ने आरएसएस को और जो संघ परिवार था उसको कंट्रोल में रखा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस नाकाम होती गई वैसे वैसे हिंदू एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव था आगे बढ़ा। एक हार्डकोर हिंदुत्व है, एक सॉफ्टकोर हिंदुत्व भी है जो यही लिबरल अर्बन क्लास है। कांग्रेस एक तरफ तो वो सेकुलर थी, दूसरी तरफ वो मजहब को इस्तेमाल भी कर रही है, खासतौर पे इंदिरा गांधी। बॉलीवुड एक नैरेटिव ले रहा है, उससे तो इंटरनल रिफ्ट ज्यादा बढ़ रहे हैं। वो पाकिस्तान को टारगेट नहीं कर रहे, वो टारगेट कर रहे हैं अपने मुसलमानों को कर रहे हैं। जो इतिहास वहाँ पढ़ा रहे हैं उसमें ये कह रहे हैं कि इतनी जंगें वो हारे हैं तो दो वजह है, एक मुसलमानों ने हमेशा धोखा दिया, दूसरे खुद विद इन हिंदुओं में भी कुछ गद्दार थे, जैसे हमारे यहाँ होता था कि जो कायद का गद्दार है वो मौत का हकदार है। हम हिंदू के साथ नहीं रह सकते, इसकी क्या बुनियाद थी? तो जब आपने जो 47 में जो शुरू किया, लॉजिकल उसका कंक्लूजन यही होना था जो आज हम भुगत रहे हैं। किसी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी, नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, तो मैंने कोई ऐसे उनको नहीं देखा कि वो इस तरह का कोई बयानिया दे रहे हो किसी भी माइनॉरिटी के खिलाफ और उसको वो इलेक्शन कैंपेन के तौर पे कैश कर रहे हैं, जो हमें इंडिया में एक मेन स्ट्रीम पार्टी के तौर पे नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। एडसेंस का आज का जो पॉडकास्ट है वो इंतहाई ख़ास इसलिए भी है कि आज हमारे साथ एक ऐसे ख़ास मेहमान मौजूद हैं जिनकी शख्सियत के कई तारुफ हैं। वो एक एजुकेशनिस्ट हैं, वो सियासियात पर भी लिखते हैं, तारीख़ पर भी लिखते हैं और वो फिल्म क्रिटिक भी हैं। तो डॉक्टर नाज़िर महमूद साहब आज हमारे मेहमान हैं और आपकी शख्सियत के इतने हवाले हैं कि उन सबको शायद एक तारुफ में समेटना आसान नहीं होगा। और डॉक्टर साहब, आपकी शख्सियत का एक और हवाला भी है, आज आपका एक ख़ास मौजू है रहा है तहकीक का, और वो है इंडिया की इंटरनल पॉलिटिक्स भी और इंडिया की उसकी पॉलिसीज़ को भी आप बहुत करीब से देखते रहे हैं। तो क्योंकि आजकल कुछ माहौल ऐसा है तो हम कोशिश करेंगे कि गुफ्तगू हम यहीं से बात शुरू करते हैं। तो आप क्या देखते हैं डॉक्टर साहब, अगर हम इसको आगाज़ करें कि पिछले चंद सालों में जो इंडिया की हमें फॉरेन पॉलिसी नज़र आती है, क्या आप समझते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है उसकी इंटरनल पॉलिटिक्स से? जी बिल्कुल है। वहाँ पर जो पिछले 12-15 साल में हिंदुत्व का जो उरूज हुआ है उसमें बीजेपी ने वहाँ तकरीबन तमाम ही रियासतों में सियासी कामयाबियाँ हासिल की हैं और उनकी जो मुखालिफ पार्टियाँ हैं मसलन कांग्रेस और दीगर जमातें, वो कोई काबिल कदर वहाँ पर कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। तो उसके नतीजे में ये हुआ है कि जो आरएसएस का एजेंट, क्योंकि ये जाहिर है बीजेपी तो एक बगल बच्चा है आरएसएस का ना, राष्ट्रीय सेवक संघ जो था, या जिसको हम ज़ाफ़रान ब्रिगेड कहते हैं, सैफरॉन ब्रिगेड, जिसमें विश्व हिंदू परिषद भी था, आरएसएस भी था और कई एक जमातें उसमें, जिनको हम संघ परिवार भी कहते हैं, संघ परिवार भी कह सकते हैं। तो इन्होंने एक इंतहा पसंदाना एक्सट्रीमिस्ट एजेंडा वहाँ पर लागू करने की कोशिश की है और ये कोशिश ये करते हैं कि जी, और उनका मुस्लिम दुश्मनी और पाकिस्तान दुश्मनी ये ख़ास पॉइंट है। तो और अच्छा, आम लोगों में इस तरह की नफ़रत की सियासत बड़ी जल्दी नफूस कर जाती है। तो जब ये नफ़रतें फैलाते हैं तो इनका मकसद ये होता है कि ये दिखाने की कोशिश करें कि जी आपके मसाइल का ज़िम्मेदार जो हैं वो अक़लियत के लोग हैं, जैसे अक्सर पाकिस्तान में भी होता है ना, या दूसरे मुल्कों में, जैसे अमेरिका में ट्रंप ने किया कि जी इमिग्रेंट्स जो हैं वो आपके मसाइल के ज़िम्मेदार हैं। तो ये नफ़रत की सियासत पिछले 10-12 साल में खासी पनपी है भारत में, और उसके नतीजे में ये होता है कि वो बार बार पाकिस्तान को भी निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। और लेकिन इसमें अब ये भी हम नहीं कह सकते कि पाकिस्तान बिल्कुल जो है वो निर्दोष है, हमारी अपनी गलतियां रही हैं। एक तो खुद हमने भी, यानी जो वहाँ का धार्मिक एजेंडा वहाँ पर चला रहे थे, तो वो एक तरह से हमारे यहाँ का अपना जो मजहबी एजेंडा जनरल ज़िया-उल हक के दौर से चला, तो उसका बड़ी हद तक रिएक्शन भी था कि जितना हमने इस्लामाइज़ किया पाकिस्तान को, उसके नतीजे में उतना ही वहाँ पर हिंदू फीलिंग्स आई, क्योंकि वो लोग तो बहरहाल ये कहते थे ना कि भाई अगर पाकिस्तान बना लिया इस नज़रिए पे कि भाई मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, यही था ना, दो कौमी नज़रिया क्या था कि भाई। तो वो अब जाहिर है उन्होंने, बीजेपी ने लोगों को ये एहसास दिलाया है कि भाई इन्होंने तो जब मज़हब के नाम पे अलग मुल्क बना लिया तो ये फिर यहाँ क्या कर रहे हैं, और अगर रह रहे हैं तो ये फिर गद्दार हैं और ये हमारे खिलाफ साजिशें करते हैं। तो अवाम में जो है वो नफ़रतें फैली हैं बहुत ज़्यादा।
तो बीजेपी जो है वो नफ़रतें फैलाने में बड़ी कामयाब हुई है, और वो पाकिस्तान को भी टारगेट करती है और लोगों को ये एहसास दिलाती है कि जी पाकिस्तान दुश्मन है और हमारा काम ये है कि हम पाकिस्तान को हमेशा बुरा भला कहते रहें। और जिसकी एक मिसाल अभी ये पहलगाम का जो हमला है, वो दहशतगर्दी या आतंकवादी जिसको वो लोग कहते हैं, वो हमला था। अब उसका शिकार तो पाकिस्तान भी रहा है, लेकिन पाकिस्तान, इसका मतलब ये तो नहीं है कि पाकिस्तान ये कहे कि जी हम इंडिया पे हमला कर देंगे। ये ज़रूर है कि हम इल्ज़ाम लगाते हैं, पाकिस्तान भी इल्ज़ाम लगाता है कि जी रॉ ने करवाया, इंडिया ने कराया, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ हम जो है वो तबले जंग बजा के कहने लगेंगे जी इंडिया ने हमला कराया है, लेट्स से जाफर एक्सप्रेस पे या कहीं पर, तो हम इंडिया पे हमला कर देंगे। वहाँ पर ये हो रहा है कि वो लोग बिल्कुल डायरेक्ट ये तबले जंग बजाना शुरू कर देते हैं कि जी हम तो हमला कर देंगे, ये करेंगे। तो ये सूरत हाल है जिसकी जिम्मेदार बुनियादी तौर पर इस वक्त बीजेपी है। अच्छा, आपको ये नहीं लगता डॉक्टर साहब कि ये जो इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल में बीजेपी ने जो अपना एक बहुत चेस्ट थम्बिंग एक उनका नैरेटिव है पाकिस्तान से मुताल्लिक, ये इनकी फॉरेन पॉलिसी से ज़्यादा उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स की मजबूरी है क्या, अगर हम इसको कहते हैं? ये बिल्कुल होता है, क्योंकि ये जाहिर है बाहर का एक बैरूनी दुश्मन को जब आप टारगेट करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आप अंदरूनी जो रियल इश्यूज़ हैं लोगों के, उसकी तरफ से आप तवज्जो हटा रहे होते ना। और ये जैसे मैंने कहा कि ये सिर्फ इंडिया में नहीं, दूसरे मुल्कों में भी हम देखते हैं, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, वो क्या करते हैं कि जी बैरूनी ख़तरे का ढोल बजाएं ताकि लोग जो है वो खुद अपने यहाँ, जैसे अब इंडिया में देख लेना, क्या अब इंडिया में गुर्बत नहीं है? हालांकि इंडिया ने तरक्की की है, लेकिन इंडिया में बहुत ज़्यादा गुर्बत है, पावर्टी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, और दूसरे जो आम लोगों के मसाइल हैं, जैसे रोज़गार के मसले होते हैं, जॉब्स के मसले होते हैं, ये सारे मसाइल हैं। तो अब इससे तवज्जो हटानी है, क्योंकि इंडिया में ये हुआ है कि पिछले 10-15 साल में इंडिया ने जो तरक्की की है, जो उनका यानी डेवलपमेंट हुई है या प्रोग्रेस हुई है, उसके नतीजे में ख़ास जो तबका है, एक ख़ास क्लास है, उसका फ़ायदा हुआ है। अपर क्लास और अपर मिडिल क्लास के लोग सबसे ज़्यादा वहाँ पर अमीर हुए हैं, लेकिन आम जो आवाम है, लोग हैं, उनके मसाइल तकरीबन वैसे ही खड़े हुए जहाँ पर पहले थे। तो उसकी तरफ से तवज्जो हटाने के लिए, या जब चुनाव आ रहे होते हैं, वहाँ पर इलेक्शन हो रहा होता है, जैसे अब बिहार का हो रहा है, तो उस वक्त भी ये कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा जंग का शोर मचाया जाए कि लोगों की हमदर्दियाँ जो है वो बीजेपी के साथ हो जाएं। तो ये इंटरनल पॉलिटिक्स का रिफ्लेक्शन है, जैसे हमारे यहाँ होता है ना पाकिस्तान में, कि अब हम मुसलसल आप देख लेना कि ये दहशतगर्दी के खिलाफ 25 साल से जंग चल रही है, वो ख़त्म ही नहीं हो रही। या अगर और पीछे जाएं तो ज़िया उल हक के दौर से 1980 से जो है वो 45 साल हो चुके हैं, और 45 साल से जो है वो हम अफगानिस्तान के मसले में गिरफ्तार हैं, और उसमें कोई बेहतरी नहीं आ रही, और पता ही नहीं है कि ये कब ख़त्म होगा। तो ये इशूज़ तो हैं। असल में वो वाली जो बात थी ना आपकी, कि पाकिस्तान का भी एक रोल रहा है इस चीज़ में, खासतौर पे जो हिंदू मुस्लिम हम डिवाइड देखते हैं इंडिया में, तो इसमें अगर हम इसकी डायनेमिक्स पे जाएं तो एक इसमें इंटरनल फैक्टर्स ये भी आते हैं कि खासतौर पे जो कांग्रेस की पॉलिसीज़ है, जैसे हम राजीव गांधी को एज ए टेस्ट केस लें, तो शहरबानों का जो केस हुआ, कि फिर कांग्रेस पे इल्ज़ाम लगता रहा कि वो मुस्लिम अपीजमेंट वाली पॉलिटिक्स करती है, शाहबानों का, सॉरी। तो इसी तरीके से फिर उसी को काउंटर करने के लिए वो पूरा जो आपके सामने बाबरी मस्जिद को वो खोला गया गेट और ये सारी चीज़ें। तो ये मतलब हम पाकिस्तान में जो हमारा इंटेलेक्चुअल तबका है, वो तो ये कहता रहता है कि भाई जो भी चीज़ है इस तरह से इंडिया को आप डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन फिर यही बात है ना, अगर इंडिया के हम इश्यूज़ पे जाएं तो वहाँ पाकिस्तान को डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर सकते, इन सारे इंटरनल फैक्टर्स को हम काउंट करेंगे। बिल्कुल सही बात है, सही बात है आपकी, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि असल मसले इंटरनल होते हैं, और इसको जो है वो बाहर के मतलब बाहर के लोगों पे इल्ज़ाम देकर हम अटेंशन डाइवर्ट करते हैं, और ये अमल दोनों जगह हो रहा है। क्योंकि इंडिया में अभी जो एक तो आपका हार्डकोर हिंदुत्व है, एक सॉफ्ट कोर हिंदुत्व भी है, जो कि आपकी यही लिबरल अर्बन क्लास है, वो थोड़ा सा इंक्लाइन हुई है बीजेपी की तरफ, और उसके ऐसे ही ज़्यादा इंक्लाइंड हुई है, बहुत। तो वो एक यही आर्गुमेंट है, जैसे भी आपने कहा कि भाई थोड़ा बहुत रोल है, जैसे जिया साहब की इस्लामाइजेशन और ये सब चीज़ें। तो आई डोंट थिंक सो कि इस तरह से मैटर है, उनकी अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स, इंटरनल रिफ्ट जो एक शुरू से रहे हैं, कि कांग्रेस जो एक चीज़ लेके आई कि भाई हम सेकुलरिज्म है और हम में ये चीज़ नहीं है, तो पॉलिसी फेलियर हमें दिखता है बज़ाहिर उसको। लेकिन सवाल ये ना कि हम तो उस वक्त खुश नहीं थे जब कांग्रेस थी, जब कांग्रेस सेकुलरिज्म यानी वो बिल्कुल डिक्लेयर कर रहे थे कि हम सेकुलर हैं, तो उस वक्त हमारे यहाँ ये कहा जाता था कि नहीं जी आप सेकुलर नहीं हैं। वो कहते भाई हम सेकुलर हैं, नहीं जी सेकुलर नहीं है। तो अब अल्टीमेटली ये हुआ कि उन्होंने कहा ठीक है नहीं है। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब एक चीज़ और कि आप ही देखिए कि आपने तो खैर वो इंटरनल पॉलिटिक्स को भी बहुत देखा है इंडिया की, कांग्रेस का क्या फेलियर है हम अगर देखें आजकल, वहाँ मतलब नेहरू और कांग्रेस के फेलियर पे ही बात बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन एक कहीं ना कहीं कांग्रेस की पॉलिटिक्स में कोई ऐसा गैप तो आया ना, जिसने इस पूरी जो एक राइट विंग की पॉलिटिक्स थी, जो बीजेपी की पॉलिटिक्स थी, जो शायद 70s 80s तक भी ये लोग तो बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा आगे नहीं थे,
तो ये ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? देखिए, कांग्रेस की कुछ कामयाबियां जहां पर है, एक दो कामयाबियां और एक दो नाकामियों पे बात कर लेते हैं। कामयाबी तो यही थी कि जब पार्टीशन हुआ, मज़हब की बुनियाद पे पार्टीशन हुआ, तो उसके बावजूद उन्होंने अपने मुल्क को एक सेकुलर आइन दिया। हमने यहाँ पर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनाई, वो चाहते तो वो भी हिंदू रिपब्लिक ऑफ इंडिया उसी वक्त बना सकते थे। टेक्निकली स्पीकिंग ये तो हमारा आर्ग्यूमेंट था ना कि हम आपके साथ नहीं रहते, हम सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम्स, यही हमारा आर्ग्यूमेंट था। तो जब ये बन गया तो उनके लिए वो ये करना मुश्किल नहीं था अगर कांग्रेस चाहती तो, लेकिन कांग्रेस ने नहीं किया। उन्होंने पहला जो वज़ीर तालीम बनाया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो 11 साल अपनी वफ़ात तक पूरे यूनियन के यानी फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर रहे 1947 से 1958 तक, वो मुसलमान रहे। तो ये क्रेडिट कांग्रेस को जाता है कि उसने एक सेकुलर आइन दिया। उसने मुसलमान दुश्मनी उस तरह से नहीं फैलाई जिस तरह हमारे यहाँ फैलाई जाती रही दूसरे मज़ाहिब के ख़िलाफ़। हमारे अपनी किताबों में जिस तरह से ये कुफ़ार का नैरेटिव चलाते रहे कि भाई वो सब काफिर हैं, अच्छा जब काफिर हैं तो फिर ज़ाहिर है काफिरों के ख़िलाफ़ नफ़रतें फैलेंगी। वहाँ पर ऐसा नहीं था। तो ये तो एक अच्छी बातें थी, लेकिन नाकामी जो थी उनकी वो ये थी कि उस वक्त का जो प्रो सोशलिज्म एक ट्रेंड चल रहा था कि बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो सरकार की कंट्रोल में रहेंगी, उससे जो है वो ज़ाहिर है कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट जो ओपन होती, तो एक जिसको वहाँ कहा जाता था लाइसेंस राज, कि वहाँ पर ऐसी ब्यूरोक्रेसी डेवलप हो गई थी कांग्रेस के दौर में जो लाइसेंस कंट्रोल करती थी कि हर चीज़ की इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए आपको लाइसेंस चाहिए। उसमें करप्शन होती थी। अच्छा, वो कहानी कोई 50 साल चलती रही, यानी 47 से 97 तक 50 साल, बारिंग अ कपल ऑफ ईयर्स बीच में जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट रही, तो उससे लोगों में कांग्रेस के खिलाफ एक नफ़रतें बनी। अच्छा, जो अल्टरनेटिव जो मुतबादिल आया वो कांग्रेस के मुकाबले में बेहतर आने के बजाय वो मज़ीद नेगेटिव आया, यानी ये हिंदुत्व वाला आ गया और लोग समझने लगे कि शायद ये बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। तो एक बड़ी नाकामी कांग्रेस की जो थी वो इकनॉमिक नाकामी थी, जो लाइसेंस राज, जो कि उस वक्त की रिक्वायरमेंट थी गालिबन, लेकिन बाद में जो मनमोहन सिंह ने 91 के बाद जो रिफॉर्म्स लेकर आए तो उसमें उन्होंने कोशिश की कि प्राइवेटाइज भी करें और रिफॉर्म्स लेकर आए, इकनॉमिक रिफॉर्म, जिससे कुछ इकनॉमिक सूरत हाल बेहतर हुई। लेकिन चूंकि आबादी बहुत बड़ी थी तो ना वो पूरी तरह से गुर्बत ख़त्म कर सके, ना उतने बड़े पैमाने पे इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसा होना चाहिए था वो हो सका। वो बीजेपी ने आने के बाद शुरू किया, और बीजेपी ने आने के बाद इसलिए शुरू किया कि जो बड़ा सरमायादार तबका था वो, अब ये आप देख रहे हैं कि इस वक्त भी जो बीजेपी की गवर्नमेंट है या बीजेपी जो है उसको अंडरवर्ल्ड माफिया, जो बड़े सरमायादार हैं, जिसको वहाँ की ज़बान में पूंजीवादी कहते हैं, पूंजीवाद, हमारे यहाँ सरमायादार में पूंजीवाद, तो जो पूंजीवाद है वहाँ का, जो कैपिटलिस्ट है, वो पूरी तरह से खुश है बड़ी तादाद में इनके साथ, बीजेपी के साथ। तो वो एक इम्प्रेशन क्रिएट करने में कामयाब हो गए हैं कि जो जिसको कहते हैं ना राइजिंग इंडिया, कि इंडिया बड़ा राइज कर रहा है। वो राइज ऊपर तो कर रहा है कि बड़ी इंडस्ट्री लग रही है, कांग्रेस के मुकाबले में बेहतर परफॉर्मेंस की है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया, ये कामयाबियाँ हैं। ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ वजूह की बिना पर कांग्रेस नहीं कर सकी थी। तो वो, और कांग्रेस के पास अब कोई ऐसा नैरेटिव रहा नहीं है, क्योंकि सेकुलरिज्म का जो था वो अब इस तरह के जो दहशतगर्द हमले होते हैं और जो कार्रवाइयाँ होती हैं, उसके नतीजे में अब लोग गालिबन इंडिया के लोग सेकुलरिस्ट जो नैरेटिव है उसको तस्लीम नहीं कर रहे हैं, मान नहीं रहे हैं कि भाई सेकुलरिज्म आपने 60-70 साल चलाया लेकिन उसका हमें फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि हिंदुओं को नुकसान हुआ, क्योंकि मुसलमानों को आपने बहुत ज़्यादा मराहत दे दी थी। जबकि ये उनके नज़दीक वो कहते थे कि मुसलमान इसके मुस्तहिक नहीं थे, हम मेजॉरिटी में हिंदू, हमें देखना था आपको। तो इसलिए जो आम हिंदू है वो उससे कायल हो जाता है इस आर्ग्यूमेंट से। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो चलिए हम एक रिएक्शन वाली जो एक चीज़ है ये तो हम देखते ही हैं कि इस पे हम बात करते हैं, लेकिन एक तरफ ये भी तो है ना कि जो आरएसएस थी जो कि 1925-27 में जो शायद कायम हुई थी, जी 1925 में बनी, कायम हुई थी, तो एक जो, या उससे पहले आप देखें जो हिंदू महासभा वगैरह का जो एक पूरा एक नज़रिया पूरा मौजूद था जी, तो ये अंडरकरंट्स तो मौजूद थे ना उस सोसाइटी में, मतलब ये लोग भी तो अपना कुछ ना कुछ काम कर रहे थे ना, यानी आरएसएस हो या इनकी जो पॉलिटिकल वो थी वो भी तो अपना काम कर रहे थे। यही तो कांग्रेस ने रोका हुआ था, यानी कांग्रेस को जो क्रेडिट जाता है वो यही कि ये जो अंडरकरंट्स थे, क्योंकि एक बहुत बड़ी लॉबी थी, यानी जैसे जो नाथुराम गोडसे था जिसने गांधी को मारा, तो वो उस क्लास उन लोगों की वो को रिप्रेजेंट कर रहा था जो समझते थे कि ये अपीसमेंट, यानी मुसलमानों की तरफ जो अपीसमेंट की पॉलिसी ये ठीक नहीं है, तो इसलिए गांधी को भी मारा गया। तो कांग्रेस ने आरएसएस को और जो संघ परिवार था उसको कंट्रोल में रखा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस नाकाम होती गई वैसे वैसे जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव था वो आगे बढ़ा। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि वहाँ पर अंडरकरंट्स थे, चल रहे थे,
जैसे खुद पाकिस्तान के अंदर भी, यानी अब पाकिस्तान में हमारे यहाँ जो इस वक्त एक्सट्रीमिज्म नज़र आ रहा है, अब हम कहते तो हैं कि जी ये इसकी वजह ये है कि हमने दूसरों की जंग लड़ी, अफ़गानिस्तान में अमेरिका की जंग लड़ी पहले ज़िया-उल हक़ के दौर में, उसके बाद मुशर्रफ के दौर में, लेकिन अंडरकरंट्स तो हमारे यहाँ भी थे ना। तो हमारे यहाँ जो दहशतगर्दी आई, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये बाहर से आई या इंडिया, हमारे यहाँ अपने इंडिजिनस हमारे भी अंडरकरंट्स थे। तो अंडरकरंट्स इस तरह के, यानी नफ़रत के अंडरकरंट्स हर जगह होते हैं कि ये ह्यूमन नेचर में है कि आप अंदर से कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि जी मेरे मसाइल का ज़िम्मेदार कोई और है। तो इसी तरह कौमें भी ये समझने लगती हैं कि हमारे मसाइल का ज़िम्मेदार कोई और कौम है। तो अंडरकरंट्स तो होते हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और उन अंडरकरंट्स को जब मौका मिलता है उभर के सामने आने का, वो आ जाते हैं। तो वो वहाँ पर भी जो इंडिया में अंडरकरंट्स थे एंटी मुस्लिम, जो कि किसी भी जगह पर हो सकते हैं कि भाई आप, यानी हर मज़हब वाला ये समझता है कि हम बेहतर हैं, दूसरा सही नहीं है, तो वो हिंदू भी यही समझते हैं कि हम ठीक हैं, दूसरे गलत हैं। तो अंडरकरंट्स तो थे, उनको इसने बढ़ावा दिया, हिंदुत्व ने, बीजेपी ने और आरएसएस ने, इन सब ने बढ़ावा दिया, और जब बढ़ावा दिया तो वो नफ़रतें जो थी वो और उभर के सामने आ गई। अच्छा, उसमें डॉक्टर साहब हमारे यहाँ अक्सर आपने सुना होगा, हमारा एक काउंटर आर्गूमेंट इस पे यही है कि पाकिस्तान में इस तरह का कोई बहुत जो हमारे यहाँ मजहबी पार्टीज जो हैं जी, वो कभी इलेक्शन के अंदर जो है वो सिवाय हाँ, एक आध छोटी मिसालों के कभी कोई बहुत बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। मतलब जी। उनको शायद स्ट्रीट पावर तो कहीं ना कहीं से मिल जाती है, जी, लेकिन उनको इलेक्टोरल पावर नहीं मिल सकी। तो ये डिफरेंस इंडिया में कैसे पैदा हुआ? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान में अब तक नहीं था, अब सूरत हाल यानी मुख्तलिफ हुई है। वैसे 1970 के जो इलेक्शन थे ना, वो बड़े अहम थे इस लिहाज से कि उसमें पहली मर्तबा ये हुआ, क्योंकि वो पहले 1970 के हमारे इलेक्शन थे, लेकिन उसमें ये हुआ कि कुछ मजहबी जमातों के नुमाइंदे पार्लियामेंट में पहुंच गए। यानी JUP जो थी, जमीयत उलमाए पाकिस्तान नूरानी मियाँ वाले, उनके नुमाइंदे पहुंचे असेंबली में, जमात इस्लामी वाले पहुंचे, गो के कम थे लेकिन पहुंच गए। उसके बाद PNA की जो पूरी मूवमेंट थी वो मजहबी जमातों ने लीड की थी ज़्यादातर, गो के उसमें गैर मजहबी जमात भी थी, नैब तो खैर उस वक्त बैन हो बैन चुकी, थी, हाँ, बैन थी, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी थी मज़ारी वाली, वो उनके साथ शामिल हो गए थे। असगर खान मजहबी जमात नहीं थी, वो भी उनके साथ शामिल हो गए थे। तो लेकिन PNA की लीडरशिप, जो पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद था 1977 का, उसकी लीडरशिप मजहबी जमातों के हाथ में थी, और उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए भुट्टो को टॉपल किया गया था, भुट्टो की गवर्नमेंट को हटाया गया। तो ये जो हमारे यहाँ अक्सर ये कहा जाता है ना कि जी उन्होंने, कोई मजहबी जमातों ने इंतखाबी सियासत में अहम रोल प्ले नहीं किया है, वो प्ले करती रही हैं, बल्कि उनको इस्तेमाल किया जाता रहा है। कि अब ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है कि वो जो PNA की मूवमेंट चल रही थी उसका फ़ायदा जनरल ज़िया-उल हक़ ने उठाया, जाहिर है, इनको तो एक तरफ कर दिया था साइड लाइन। उसके बाद मुशर्रफ के दौर में देखें कि MMA जो मुत्तहिदा मजलिस अमल थी, वो भी खासी आगे बढ़ के सामने आई। अच्छा, उससे पहले काजी हुसैन अहमद पूरा लॉन्ग मार्च लेके चले थे बेनज़ीर के ख़िलाफ़। तो स्ट्रीट पावर भी इनके पास रही है मजहबी जमातों की, और ग्रेजुअली यहाँ पर जिस तरह इंडिया में हुआ है कि मजहबी फीलिंग्स लोगों में बढ़ी हैं, हिंदू धार्मिक फीलिंग बढ़ी है, इसी तरह हमारे यहाँ की मजहबी और मसलकी सोच जो है उसमें इजाफा हुआ है, और ये ज़्यादा इजाफा 21वीं सदी में हुआ है दोनों मुल्कों में। आप असल में वो वाली बात जो थी आपकी कि अंडर करंट्स की जो आपने बात की, तो हम ये देखते हैं कि भाई कांग्रेस ने उसको काफ़ी हद तक टैकल किया कि जब इंदिरा गांधी की असैसिनेशन हुई तो एक राइट्स हुए, लेकिन उसको कांग्रेस टैकल करने में कामयाब हुई। इसी तरह राजीव गांधी की जब असैसिनेशन हुई और तमिल टाइगर्स वाली सुसाइड बॉम्बिंग और सारी चीज़, तो उसको भी टैकल किया आफ्टर माथ, जो भी चीज़ है। लेकिन अब जो एक आपके सामने पूरा केस बन रहा है, तो अब आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा? मतलब क्या जो सेकुलर फोर्सेस हैं इंडिया में वो इस चीज़ को हरा पाएंगी, जो नैरेटिव एक इस वक्त की वहाँ की राइट विंग जो बिल्ड कर रही है? असल में मुझे नियर फ्यूचर में ये बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस और उनकी जो हमनवा जमातें हैं उनके पास कोई इतना स्ट्रॉन्ग नैरेटिव नहीं है, और जो धार्मिक नैरेटिव होता है, मजहबी नैरेटिव होता है, उसको चैलेंज करना एनीवेयर इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। पाकिस्तान में भी है। तो आपको, यानी नफ़रतों की तरफ लोग जल्दी राग़िब हो जाते हैं, मोहब्बतों की तरफ लाना लोगों को ज़रा मुश्किल होता है। तो इंडिया में जो नफ़रतें इस वक्त फैला दी गई हैं, और जो BJP का राइज़ है, और जो हिंदुत्व का राइज़ है, ये मुझे नहीं लगता कि अभी आने वाले 10-20 साल में इसमें कोई कमी होगी। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस जो है वो, कांग्रेस या उसकी जो इंडिया है, अब तो उनका जो अलायंस है उसका नाम इंडिया उन्होंने रखा है ना, तो वो इंडिया कोई बड़ी यानी चेंज या तब्दीली ला सकेगा। उसकी एक मेजर वजह यह है कि इस वक्त BJP इंडिया की अमीर तरीन पार्टी है, उनके पास जो फंड्स हैं वो ज़ाहिर है बहुत बड़ा, जो वहाँ का सरमायादार या पूंजीवाद वाला है वो बहुत बड़ी तादाद में पैसा
दे रहा है बीजेपी को, तो बीजेपी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग, फाइनेंशियली इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। कांग्रेस से वहाँ का जो सरमायादार है वो दूर भाग रहा है, क्योंकि उसको याद है कि पहले लाइसेंस राज था और कांग्रेस वाज नेवर प्रो बिजनेस, प्रो जो नेशनल उनका जो सरमायादार था उसके साथ वो इतना अच्छी नहीं रही, जिसका वहाँ की इंडस्ट्री को नुकसान हुआ। इन्होंने जो है वो बिल्कुल वहाँ के सरमायादार को मादर पिदर आज़ादी दे दी है कि आप जो चाहे करें। तो उसके नतीजे में जो वहाँ का इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़ा बिजनेसमैन है, बड़ा मर्केंटाइल क्लास है, वो सारे इससे बहुत खुश हैं और वो बेतहाशा पैसा डालते हैं इलेक्शन में। तो वो जो जितना पैसा अच्छा, अब हम ये जानते हैं कि यहाँ इन मुल्कों में यानी पाकिस्तान और इंडिया जैसे मुल्कों में इलेक्शन कैंपेन बुनियादी तौर, या इवन अमेरिका में भी बड़ा रोल पैसा प्ले करता है कि आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है और कितना आ रहा है। तो वो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस और उसके साथ जो जमातें हैं वो इतना पैसा अगले इलेक्शन में भी डाल सकेंगी। तो ये बुनियादी तौर पर बन गई है नैरेटिव की जंग, बयानिए की जंग, कि कौन सा नैरेटिव आप पब्लिक को देने में कामयाब हो जाते हैं। अच्छा, आप मीडिया देख लें, जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, तो पूरा मीडिया इंडिया का जो है वो इतना जिंगोइज्म फैला रहा है, नफरत फैला रहा है। अच्छा, उसके मुकाबले में सेन वॉइसेस जो हैं यानी समझदार आवाज़ें हैं वो तकरीबन ना होने के बराबर हैं। और अगर कोई बोलता भी है, यानी अभी आपने देखा कल क्या हुआ कि एक वो खातून जिसका शौहर मारा गया, मेरे ख्याल गालिबन वो नेवी का अफसर था, पहले तो उससे हमदर्दी की उन्होंने, लेकिन उस औरत ने सिर्फ इतना कह दिया कि भाई हम नहीं चाहते कि आप मुसलमानों को और कश्मीरियों को टारगेट करें, ये उनका नहीं है इसमें। तो सब उसके पीछे ट्रोलिंग कर रहे हैं, उसको बुरा भला कह रहे हैं, इसको यानी इवन बलात्कार की धमकियां दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो अब जब यहाँ तक सूरत हाल जब पहुंच जाए कि एक सेन वॉइस, यानी वो औरत जिसका अपना हस्बैंड जिसने खोया है और जिसकी तस्वीर सबसे ज्यादा जब वो कह रही तो उसके खिलाफ लग गए। तो अब मुझे यानी एक तो पैसा बहुत बीजेपी के पास, दूसरा मीडिया का कंप्लीट कंट्रोल, ठीक है। इन चीज़ों से मुझे लग रहा है कि ये जो नैरेटिव की जंग है, ये इश्यूज़ की जंग नहीं है, ये नैरेटिव की जंग बन गई है अब। और उस नैरेटिव की जंग में अब बीजेपी को आइंदा 5-10 साल में हराना बहुत मुश्किल होगा, जब तक के लोगों में इतनी समझ ना आ जाए कि वो दे शुड बी एबल टू लुक बियॉन्ड दिस प्रोपेगेंडा, कि ये जो प्रोपेगेंडा है ये ठीक नहीं है, इसके पीछे देखो। लेकिन वो पीछे दिखाएगा कौन? क्योंकि जो लोवेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर है आपका, वो लोवेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर तो आम जबान समझता है ना। तो उसके लिए ये समझाना बहुत आसान है कि जी आपका दुश्मन ये है, लेकिन उसको दूसरी चीज़ समझाना कि भाई इसके पीछे ज़रा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं और ये इतनी सादा नहीं है, वो नहीं समझे। तो आपके सवाल का जवाब यही है कि इसको काउंटर करना बहुत मुश्किल है और मुझे आइंदा 5-10 साल में बीजेपी पीछे हटती नज़र नहीं आ रही। अच्छा, इसमें कांग्रेस का जो एक रोल है ना, कि जो एक बीजेपी जिस चार्ज को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करती है कि नेपोटिज्म का, ठीक है, और वो कांग्रेस ही एक आपको एक मेन स्ट्रीम ऐसी पार्टी नज़र आती है कि जो कि कुछ कर सकती है इसमें, क्योंकि आम आदमी पार्टी और ये छोटे मोटे इससे एक स्टेट लेवल से ज़्यादा ही आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसमें आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को क्या ये रवैया चेंज करेगी अपना, किस तरह से, यानी वही राहुल और प्रियंका पे डिपेंडेंट होगी या कोई नई लीडरशिप सामने ला के वो अच्छे से मुकाबला कर सकती है इस वेव का? भाई जो नेहरू गांधी डायनेस्टी है, ये इसका रोल तो इंडिया की पॉलिटिक्स में रहा है। अब उस पे ज़ाहिर है एतराज़ भी बजा है, लेकिन अब ये एतराज़ पाकिस्तान में भी किया जा सकता है, जैसे भुट्टो ख़ानदान है या शरीफ ख़ानदान है। तो हमारे यहाँ जो सब कॉन्टिनेंट है, हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसमें डायनेस्टिक पॉलिटिक्स बहरहाल रही है और डायनेस्टी के लोग जब तक होते हैं उनको वहाँ से हटाना निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसके अलावा किसी मुतबादिल यानी अल्टरनेटिव लीडरशिप पे सबका मुत्तफिक होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये अब जैसे गांधी, पाकिस्तान में तो चले आर्गूमेंट समझ में आ रहे हैं कि थोड़ा बहुत पीपल्स पार्टी, नून लीग कोई ना कोई मैंडेट लेके बैठे हैं, लेकिन कांग्रेस में ये तो एक ऐसी चीज़ है ना, बिल्कुल एक डेडलॉक बन गया है कि वो जब भी कोई बात होती है बीजेपी आर्गूमेंट ही यहीं से शुरू करती है कि भाई ये तो अपने नेपोटिज्म वाला। असल में कांग्रेस की एक गलती ये भी है कि उन्होंने जो अल्टरनेटिव लीडरशिप लेकर भी आए, मिसाल के तौर पे मुझे याद है कि जब राजीव गांधी का कत्ल हुआ था तो उसके बाद जो एक और नाम आया था कुछ अरसे बाद, सीताराम केसरी। अच्छा, सीताराम केसरी अब वो बिल्कुल लीडरशिप के काबिल नहीं थे, ना उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी, ना वो आर्टिकुलेशन था, समझदार शायद हों या ना हों, लेकिन उनकी पुराना वो था, कंट्रीब्यूशन बहरहाल था, सियासी कारकुन थे, लेकिन वो ही वॉज नॉट इम्प्रेसिव एट ऑल। यानी वो एक, यानी आप यहाँ इस सियासत में ये तो बात तो बहरहाल एक रोल प्ले करती है ना कि आप कितने आर्टिकुलेट हैं, कितने तरीके से बात करते हैं। तो वो सीताराम केसरी जी को जब बनाया गया, मुझे याद है 90s में, तो उस वक्त मुझे लग रहा था कि यार ये किसको बना दिया इन्होंने। हालांकि उस वक्त भी दूसरे बेहतर थे, जैसे चिदम्बरम एक थे,
चिदम्बरम बहुत आर्टिकुलेट था और अच्छी बात करता था। अभी देखें शशि थरूर है, शशि थरूर को साइड लाइन किया हुआ है, और भी बहुत से ऐसे होंगे। लेकिन कांग्रेस समहाउ वो वैसे टैलेंटेड लोगों को ला नहीं रही है सामने कि वो आए। अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी देख ला, फिर मैं पाकिस्तान की मिसाल इसलिए देखता हूँ कि ये समझने में आसानी होती है रिलेट करने के लिए, कि अब हमारे यहाँ पीपुल्स पार्टी की मिसाल लें कि पीपुल्स पार्टी में जो निस्बतन बेहतर लीडर हैं, रज़ा रब्बानी, शेरी रहमान, ताज हैदर थे, फरतुल्लाह बाबर थे, लेकिन वो वज़ीर आज़म किसको बना रहे हैं? राजा परवेज़ अशरफ को। सोचने की बात है ना कि जब आप जब आप ऐसे लोगों को मुंतखब करते हैं तो वो डायनेस्टी की अपनी ये ख्वाहिश होती है कि जी हमारा होल्ड बरकरार रहे। तो गालिबन इंडिया में भी ये चीज़ हो, वरना मुझे कोई वजह समझ में नहीं आती कि कांग्रेस में जब अच्छे लोग मौजूद हैं तो उनको आगे क्यों नहीं लाते। ये ऐसे यानी निकम्मे और माठे जो कहा जाए उन लोगों को ये आगे ले आते हैं जिसका उनको नुकसान होता है। लेकिन डॉक्टर उसमें हम अब देखते नहीं कि थोड़ा सा पैराडाइम शिफ्ट वहाँ पर भी आया। मतलब अब जो पार्टी उनके लीडर हैं, खड़गे साहब हैं, वो ज़ाहिर है उनका पार्टी के उससे ताल्लुक़ नहीं है। वो ठीक है कि ड्राइविंग फोर्स तो असल में कहीं ना कहीं फैमिली, ये ज़ाहिर गांधी ख़ानदान होने की वजह से तो ज़रूर है। अच्छा, मैं इसमें जो एक और चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ कि एक आपको नहीं लगता कि एक बड़ा दिलचस्प फिनोमेना क्रिएट होने वाला है इंडिया में कि वो कांग्रेस जिसने ज़ाहिर है कि इकोनॉमी को लिबरलाइज़ किया, मतलब उन्होंने फैसला तो उन्होंने लिया और जिसके नतीजे में सारा कुछ आगे हो चला, और वो ये क्लेम भी करते हैं कि भाई जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो मैदान था वो हम ही फराम कर गए और सब कुछ हुआ। लेकिन अब हम राहुल गांधी को सुनते हैं या कांग्रेस को, ये दीगर अपोजिशन पार्टी को, ज़ाहिर समाजवादी तो वैसे भी सोशलिस्ट इंक्लिनेशन रखते ही हैं, मसला वहाँ पे भी क्लास के ऊपर ही बहस होगी। यानी अब वो लगता है कि इंडिया की पॉलिटिक्स में एक दफ़ा फिर क्लास डिस्कस होगी। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया में कोई शायद कोई सोशलिज्म की इंक्लिनेशन का कोई रिवाइवल हो जाएगा, या कोई इस तरह का क्लास जो क्लैश है इसको कोई आगे ये लोग बढ़ा सकेगी अपोजिशन? देखें, मसाइल का हल तो बहरहाल एक सोशल डेमोक्रेसी में, मैं सोशलिज्म तो नहीं कहूँगा, क्योंकि जब सोशलिज्म आप कहते हैं तो फिर आप वो पुराना सोशलिज्म आपके जहन में आता है जिसमें आप सारी इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज कर लें। नेशनलाइज भी कहना ठीक नहीं है, रियासती मिल्कियत में ले लें। मतलब नेशनलाइज का तो मतलब ये होता है ना कि जी कौमी मिल्कियत, वो कौम के पास तो आता नहीं है कुछ भी, वो होता है रियासत के पास। तो कौमी मिल्कियत ये लफ्ज़ ठीक नहीं है, रियासती मिल्कियत कहना। तो वो सोशलिज्म के जिसमें सारे यानी ज़राए पैदावार कहें या इंडस्ट्री कहें या बिजनेसेस बड़े हों, वो सोशलिज्म तो उसका रिवाइवल तो कहीं भी मुमकिन नहीं है। तो जब मैं सोशल डेमोक्रेसी की बात करता हूँ तो सोशल डेमोक्रेसी का मतलब ये कि डेमोक्रेसी भी हो, लेकिन सोशल डेमोक्रेसी से मतलब ये होता है कि जो इंसान की बुनियादी ज़रूरतें हैं वो स्टेट को पूरी करनी हैं। यानी मुफ्त आला तालीम, फ्री हायर एजुकेशन देना ये स्टेट का काम है एट ऑल लेवल्स। ये सोशलिज्म की बुनियाद होनी चाहिए। फ्री गुड क्वालिटी हेल्थ केयर, अच्छी सेहत की सहूलतें फ्री फराहम करना, ये रियासत की जिम्मेदारी है, ये सोशलिज्म है। मुफ्त पानी, अच्छा पोर्टेबल वाटर देना, ये रियासत की जिम्मेदारी है। मुझे क्यों ये ख़रीद के पीना पड़ता है? तो सैनिटेशन की सहूलतें मुफ्त पूरे मुल्क में हर एक को, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्लास, तबकाती डिवाइड के बगैर सबको देना, ये रियासत की जिम्मेदारी है। अफोर्डेबल बिजली, पावर तमाम लोगों को फराहम करना, ये स्टेट की जिम्मेदारी है। सिक्योरिटी फराहम करना कि मतलब अगर मैं बाहर निकलूँ तो मैं, अब देखना हम पाकिस्तान में क्या हम सड़क पे महफूज हैं, ऑफिस में महफूज हैं, घर में महफूज हैं, कहीं भी महफूज नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट, कि वो लोगों को सिक्योरिटी फराहम करे। ये सोशलिज्म है। इसकी कोई करीब भी एग्जांपल अगर आपके पास हो, कोई अभी करंट कोई नेशन स्टेट ऐसा हो जो कि आप लगे कि भाई आइडियली तो नहीं, मतलब जो इस मॉडल पे हो? हाँ, क्योंकि इस मॉडल पे हमें ज्यादातर वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज ज्यादा नजर आती हैं। वही है, और तो नहीं है, और तो नहीं। तो फिर सोशल नहीं, लेकिन वो सोशल डेमोक्रेसी है ना। देखिए जर्मनी में और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, यूरोप में सोशल डेमोक्रेसी है बड़ी हद तक। जर्मनी देख लेना आप, जर्मनी में हर लेवल पे तालीम फ्री है। तो जब फ्री तालीम है तो इसका मतलब लोग जो हेल्थ केयर है, कनाडा की मिसाल ले लें, कनाडा में तालीम हो गई, हेल्थ केयर हो गई, तो ये मैं उसको एक सोशल डेमोक्रेटिक कंट्री, या चलो अगर सोशल को छोड़ दें तो आप उसको कह लें कि आप वेलफेयर स्टेट।
वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर कैपिटल। तो वेलफेयर स्टेट, मेरे ख्याल में वेलफेयर स्टेट एक दूसरा नाम है सोशल डेमोक्रेसी का। लेकिन फ़र्क ये है सोशल डेमोक्रेसी और वेलफेयर स्टेट में कि ये मुमकिन है कि वेलफेयर स्टेट जो है वो एक किंगडम में भी बना दी जाए। जैसे सऊदी अरब कह सकता है कि जी अगर सऊदी अरब दे लोगों को मुफ्त तालीम और मुफ्त हेल्थ केयर, या यूएई दे, दुबई दे, तो वो वेलफेयर स्टेट तो शायद है लेकिन सोशल डेमोक्रेसी नहीं है। तो ये फ़र्क जहन में रखना ज़रूरी है कि सोशल डेमोक्रेसी एंड वेलफेयर। तो मैं इसीलिए वेलफेयर का लफ्ज़ पहले नहीं इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि मेरे जहन में यही है कि आप वेलफेयर स्टेट तो अगर कोई डिक्टेटर दे देता है तो वो क्लेम करेगा कि भाई ये वेलफेयर स्टेट है। तो वेलफेयर स्टेट से ज़्यादा एक सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट होनी चाहिए। तो वो इंडिया इस वक्त नहीं है। सोशलिज्म का रिवाइवल वहाँ नहीं होगा, लेकिन जो स्ट्रगल होनी चाहिए पाकिस्तान और इंडिया जैसे मुल्कों में, वो सोशल डेमोक्रेसी के लिए होनी चाहिए। तो वो जो वहाँ अब जो कास्ट जैसे सेंसस हो रहा है, या वहाँ जो कास्ट की बुनियाद पर क्लास डिफरेंस के ऊपर जो बात हो रही है, इसको आप क्या देखते हैं कि ये वहाँ कौन सा कोई नया सोशल, यानी उसका हमें लगता है कुछ असर तो हमें नज़र आया है कि सिलेक्शन के अंदर बीजेपी को कुछ ना कुछ पीछे मतलब उसका नंबर नीचे तो आया, मतलब तो ये क्या आगे जाके जो इंडिया के अंदर पॉलिटिक्स में ये जो पसमानदा लोग तबकात जो है उनकी ये बात, ये आगे जाके कहीं पॉलिटिक्स में कुछ बड़ी तब्दीली लाने के काबिल हो पाएगी, आपको लगता है? ये असल में इसका जवाब आसान नहीं है। इसलिए नहीं है कि मेरी ज़ाहिर है मैं इंडिया आता जाता भी रहा हूँ, इंडिया के पॉलिटिशियन से और ब्यूरोक्रेसी से भी बातचीत होती रही है। और मैं मतलब कुछ अर्सा पहले मैं कुछ अरसे से, मतलब ये कोई 10-12 साल हुए, मैं अमेरिका में था। तो वहाँ मेरी एक इंडियन इंटेलेक्चुअल थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई ऐसी इत्तेफाकन कहीं पर। तो मैंने उनसे ये बात उठाई, उस वक्त भी ये चल रहा था कास्ट का मसला ना। तो मैंने कहा भाई ये कास्ट का कोटा, अब इस कास्ट के कोटे के नतीजे में कास्ट सिस्टम तो मजबूत होगा, तो क्या आपके ख्याल में ये गलत नहीं हुआ कि आपने कोटा क्योंकि ज़ाहिर है मेरे पास भी इसका जवाब नहीं है ना, दिस इज एन ओपन क्वेश्चन, है ना। तो जैसे अब यहाँ पाकिस्तान कराची में सिंध में लाया गया कोटा, तो वो अब ज़ाहिर है शुरू में लगता था कि यार ठीक है कि जो बैकवर्ड लोग हैं उनको लाना चाहिए, लेकिन उसकी कोई लिमिट भी तो होनी चाहिए ना, कहीं पर लाके उसके अब लगाएं। तो मैंने उनसे यही सवाल पूछा, मैंने कहा कि भाई ये गलत नहीं था। तो उनका ये जवाब था, वो कांग्रेस के थे, तो कहले नहीं गलत बिल्कुल नहीं था, क्योंकि ज़ाहिर है जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको आगे लाने के लिए कोटा देना ज़रूरी था। और ग्रेजुअली हमारी ये थी कि 20-30 साल में ये ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी तक ये नहीं है। तो उसके नतीजे में ये हुआ है कि वो कास्ट सिस्टम ज़्यादा इंट्रेंस्ड हो गया है। लेकिन अब उस इंट्रेंस्ड कास्ट सिस्टम को ख़त्म कैसे किया जाए, क्योंकि वो जो ज़ाहिर है जो बैकवर्ड क्लासेस हैं जिनको फ़ायदे हो रहे हैं वो तादाद में ज़्यादा हैं, बरहमन कम है। तो जहाँ उनका नुकसान होता है वो शोर मचाते हैं, लेकिन जो कोटा सिस्टम के हामी हैं वो ज़्यादा बड़ी तादाद में। तो बेशक उसका नुकसान हो रहा हो, लेकिन मुझे इंडिया में लगता नहीं है कि अभी कोटा सिस्टम ख़त्म हो पाएगा, क्योंकि फिर वेस्टेड इंटरेस्ट डेवलप हो गए ना, और वो वेस्टेड इंटरेस्ट चाहते ही नहीं है कि जी कास्ट सिस्टम ख़त्म हो और जो कोटा उनको मिल रहा है वो ना मिले। यानी अब तो होना तो यही चाहिए था कि इंडिया जिस स्टेज पर है वहाँ पर ओपन मेरिट होना चाहिए था, लेकिन अभी भी वहाँ भी मुझे नहीं लगता कि 10-20 साल तक कास्ट सिस्टम ख़त्म होगा, कास्ट सिस्टम मज़ीद एंट्रेंच हो रहेगा वहाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज़ और, अच्छा ज़ाहिर कास्ट जो उनका सिस्टम है तो बहुत कॉम्प्लेक्स एक मौजू है। ये फरमाइएगा कि आपने ख़ास तौर पे इस पे काम भी किया कि इंडिया को हम आमतौर पे देखते हैं तो हम जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं उसकी, यानी जो हिंदी बेल्ट है उस नज़र से ही देखते हैं। तो आपके ख्याल में जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में ओवरऑल आप मीडिया में देखते हैं या लोगों में देखते हैं, तो इंडिया की अंडरस्टैंडिंग में आपको सबसे बड़ा क्या नज़र आता है कि भाई ये इतना बड़ा गैप है जिसको फिल होने की ज़रूरत है, यानी लोग कितना समझते हैं या नहीं समझते हैं हिंदुस्तान को? क्योंकि हमारे तो दो ही मीडियम्स हैं, या तो हम बॉलीवुड से इंडिया को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, या उनका वो मीडिया जो कि ज़्यादातर हिंदी मीडिया ही उससे समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो आपके ख्याल में इंडिया की सही तस्वीर समझने के लिए एक स्टूडेंट को, एक रीडर को क्या करना चाहिए? देखें जो मीडिया, क्योंकि ज़ाहिर है अब हमारा आना जाना तो नहीं है, असल चीज़ तो ये होती है एक दूसरे को समझने के लिए कि अगर जो दोनों रियासतें नहीं चाहती, दोनों स्टेट्स के भाई फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल हो, ताकि आप जाएं, अगर इंडिया जाएं तो इंडिया जाके देखें तो आपको पता लगे कि जी वहाँ के भी आम लोगों के इश्यूज़ वही हैं जो हमारे यहाँ के हैं। वहाँ का भी आम आदमी जो है वो कोई मॉन्स्टर नहीं है, वहाँ भी आपको वेलकम किया जाता है, वहाँ से लोग यहाँ आते हैं, वेलकम करते हैं। तो जो लोग हैं, जो जनता है, आवाम है, वो दोनों मुल्कों में ये चाहेगी कि यार सुकून हो, आवाम सुकून से रहें, पीस हो, अमन से रहें, ये चाहेंगे ना, शांति से रहें।
लेकिन जो जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो नहीं होने देते। तो अब आमदोरफ्त यानी आना जाना तो बंद कर दिया है, वीज़ा बिल्कुल बंद है। तो अब वो जो अंडरस्टैंडिंग हो सकती थी कि जाएं आप लोगों से मिलें और अपनी राय बनाएं, ओपिनियन कायम करें, वो तो है नहीं। तो अब जो आपका सवाल ये अच्छा है कि अब हम यहाँ बैठे हुए, लेट से पाकिस्तान में बैठे हुए, हम इंडिया को कैसे समझें? आना जाना है नहीं, तो समझने के लिए ज़रा मुश्किल काम है। और मुश्किल काम यही है कि वहाँ के जो अखबारात हैं उनको देखा जाए, उनको पढ़ा जाए। और जो निस्बतन अच्छे अखबार हैं, जैसे द हिंदू, नाम तो हिंदू है उसका, लेकिन वो इंडिया के, जैसे हमारे यहाँ डॉन सबसे अच्छा अखबार है अभी तक, हालांकि मैं लिखता ज़्यादा द न्यूज़ के लिए हूँ, लेकिन अभी भी डॉन को ज़्यादा बेहतर समझा जाता है। तो इसी तरह वहाँ पर हिंदू है जो कि ज़्यादा बेहतर अखबार है। तो वहाँ के अखबारात में जो इंडिपेंडेंट ओपिनियन है उसको देखा जाए। इसके अलावा वहाँ पर इंडिया के अब बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर आ गए हैं, जैसे ध्रुव राठी एक बड़ा नाम है, तो उनको देखना चाहिए। तो अब जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका रोल कम हो रहा है, और जो सोशल मीडिया है उसका रोल बढ़ रहा है। तो जो लोग इंडिया को समझना चाहते हैं उनको वो लोग आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे सोशल मीडिया पे जो कि सेंसिबल बातें कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी कुछ ऐसे जैसे डीक्विंट है, न्यूज़ लॉन्ड्री है, ऐसे हैं जो कि राइट विंग नैरेटिव से हट के आपको जो है ना ऐसे इम्पार्शियल जर्नलिज्म करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब एक चीज़ और ये फरमाइए कि जब मीडिया तक बात आ गई तो एक मौजू और भी दायरे जो कि आप उस पर लिखते भी रहे हैं, इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री में भी एक ट्रांजिशन हम देखते हैं। तो उस ट्रांजिशन का बीजेपी की पावर में आने से क्या ताल्लुक है? मतलब वो ट्रांजिशन क्या एक दूसरे से, ये इंटरलिंक है एक दूसरे से? और ऐसा लगता है कि जब एक बाकायदा जो अब बॉलीवुड की फिल्म्स आती हैं और उस पर जिस तरह से मार्केटिंग होती है और यही जो आपका गोदी मीडिया उसको प्रमोट करता नजर आता है, तो ऐसा लगता है कि वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट और एक इलेक्शन कैंपेन के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। देखिए, इसका आगाज़ यानी शुरुआत जो है वो तो कांग्रेस ने कर दी थी। सही। यानी कांग्रेस की बड़ी इंटरेस्टिंग ये बात रही कि एक तरफ तो वो सेकुलर थी, दूसरी तरफ वो मज़हब को इस्तेमाल भी कर रही थी। ख़ास तौर पे इंदिरा गांधी ने क्या किया, यानी जिस पे फिर बाद में बड़ा एतराज़ भी हुआ। यानी ये बात किसी हद तक दुरुस्त है कि उन्होंने जो हिंदुत्व वाले इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी मुसलमानों को अपीज़ करने की कोशिश की ना, कि ये शांत रहें। अब क्या किया, मिसाल के तौर पे अब वहाँ पर एक ज़माना था कांग्रेस के दौर में कि वहाँ हज पर जाने के लिए मुसलमानों को आधा खर्चा स्टेट देती थी, जो पाकिस्तान में भी नहीं था। पाकिस्तान में कोई हज करने जाए तो पूरा खर्चा खुद देना है। वहाँ पर मुसलमानों को खुश करने के लिए उन्होंने कहा जी हज का जो टोटल खर्चा है उसका आधा वो देगी, जिससे ज़ाहिर है हिंदुओं में रिजेंटमेंट होती थी कि भाई ये क्यों किया। ये तो एक काम के इस तरह से किया। या जो शाहबानों का जैसा केस था, तो उसमें उन्होंने पार्लियामेंट के ज़रिए, यानी पहले कोर्ट ने फैसला दे दिया कि भाई ये शाहबानों के साथ ज़्यादती हुई है, लेकिन फिर वो चूँकि मुल्ला खड़े हो गए वहाँ पर कि उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं होने देंगे हम, क्योंकि वो प्रिमिटिव कानून के मुताबिक वो जो शाहबानों का हस्बैंड था उसको इख्तियार था। तो फिर इसने कांग्रेस की गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाके वो उसको किया मुसलमानों को खुश करने के लिए। तो ये हरकत की मुसलमानों के साथ। दूसरे, खुद इंदिरा गांधी ने, ये बात भी अब हकीकत साबित हो चुकी है कि भिंडरांवाले को इंदिरा गांधी ने शुरू में लेकर आई और उसको सपोर्ट किया। जो उसका बेटा था, जो संजय गांधी के बारे में कहा जाता है कि वो भिंडरांवाले को लेकर आया, जनरल सिंह भिंडरांवाले को उसको इस्तेमाल करना चाहता था, ये था, लेकिन वो उल्टा पड़ गया। जैसे पाकिस्तान में है कि जी आप इस्तेमाल करते हैं, फिर बाद में वही आपके गले पड़ जाते हैं। आप तालिबान तैयार करते हैं, वही आपके गले पड़ जाते हैं। मुजाहिदीन इस्तेमाल करते हैं, वो आपके गले पड़ जाते हैं। तो ऐसे इंदिरा गांधी ने भी यही किया कि वो उसने सिखों को इस्तेमाल किया। फिर कांग्रेस के दौर में ये भी हुआ, ये राजीव गांधी के दौर में हुआ कि वहाँ पर हिंदुओं को खुश करने के लिए वो मज़ीद धार्मिक होने की कोशिश की उन्होंने, जितने हैं उससे भी ज़्यादा। मिसाल के तौर पे जो महाभारत है, महाभारत की टेलीवाइज सीरीज़ शुरू की गई और वो दूरदर्शन पे पेश की जाती थी। लेट 80s की बात है ये। मेरा इंडिया आना जाना था तो मैं देखता था वहाँ पर, ये जैसे कहा जाता ना कि रोडें सड़कें सुनसान हो जाती थी। तो वो महाभारत का पूरा सीरियलाइजेशन, यानी वो दर्जनों उसकी एपिसोड्स थी, और जिसमें वो सारे पूरा एनेक्ट किया जाता पूरी एपिक को। तो अच्छा, अब वो लोग क्यों देख रहे थे? आज जब आप लोगों के जहन में ये रिलीजियोसिटी, यानी धार्मिक, जो जिसको विचारधारा कहते हैं, धार्मिक विचारधारा के जो एक मजहबी सोच है ना, रिलीजियस सोच आप लोगों के में डालेंगे, तो वो फिर ऑटोमेटिकली जो धर्म है या जो मज़हब है वो उनकी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है। तो फिर वो ये क्या करते हैं कि हर चीज़ को धार्मिक लेंस से देखने लगते हैं, रिलीजियस लेंस से,
और यही मैं फ़र्क करता हूँ कि मज़हब और मजहबियत में जो फ़र्क है ना, यानी एक तो रिलीजन है और एक रिलीजियोसिटी है। रिलीजन तो ज़ाती मसला है ना, उस पर तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। आप एक देवबंदी या बरेलवी है, मैं शिया हो सकता हूँ, कुछ भी हो सकता हूँ ना, तो ये तो इंडिविजुअल, इस पर किसी को ना रियासत को ना किसी को मुदाखलत का हक़ नहीं है। रिलीजियोसिटी का मतलब ये होता है, मजहबियत का मतलब ये है कि आप वो धार्मिक विचारधारा, आपकी जो अंदाज़े फ़िक्र है, इट इज़ सो मच टिंज्ड विद रिलीजन, सो मच कलर्ड विद रिलीजन, कि आपकी सोच जो है वो हर चीज़ को मज़हब के अदसे से देखती है, हर चीज़ को, बजाय इसके कि ये कहा जाए कि मज़हब जो है वो एक ज़िंदगी का एक हिस्सा है, आप नमाज़ पढ़ें या जो भी पूजा करें कर लें, लेकिन जो ओवरऑल आपका ज़िंदगी की तरफ अप्रोच है वो सेकुलर होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जो मजहबियत है, रिलीजियोसिटी या धार्मिक विचारधारा है, उसका नुकसान होता है, वो कहीं भी हो और किसी भी मज़हब में हो, उसका नुकसान ये होता है कि हर चीज़ को आप उसी लेंस से देखते हैं। जब उस लेंस से देखते हैं तो फिर आप क्लियरली देख नहीं पाते, ठीक है। वहाँ पर यही हुआ कि जब आपने टीवी पर इतनी सीरियल बनाई राजीव गांधी के दौर में, उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या हुआ कि वही बीजेपी जो 2 सीट भी नहीं ले पाती थी, अगले इलेक्शन में 85 सीट्स लेके आ जाती है। ये मैं नहीं कह रहा कि डायरेक्ट कनेक्शन है इसका, देयर मे बी मेनी अदर फैक्टर्स, बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं, लेकिन जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं वो ये है कि आपका स्टेट मीडिया कितनी लोगों में तंग नज़री फैला रहा है। तंग नज़री का मतलब नैरो माइंडेडनेस, जो इंडिया में भी फैलाई गई और पाकिस्तान में भी फैलाई गई। पाकिस्तान में तो पहले से शुरू कर दिया था इन्होंने लोगों के, यानी जो उसको कहा जाए ना कि उनकी सोच को एक डायरेक्शन में लाके उसमें वही धार्मिक विचारधारा पे डालना, रिलीजियस टेंच पे डालना। उसके नतीजे में ये होता है कि फिर आपके जो लोग हैं वो हर चीज़ को उसी पे देखते हैं, और अल्टीमेटली फिर वो जिस तरफ जाता है, जिस तरफ पूरा सब कॉन्टिनेंट गया, इंडिया भी गया और पाकिस्तान भी गया। ये तो चले एक बहुत राइट विंग पॉपुलर मतलब सेंटिमेंट यही है ना वहाँ पे, मतलब आप बीजेपी से भी पूछें तो यही इसकी दलील देंगे भैया ये सब तो कांग्रेस ने शुरू तो लेकिन कांग्रेस ने अभी किया। जो एक बिल्कुल ही आप देखें ना कि ना कोई हिस्टोरिकल जो है आप कहेंगे कंसिस्टेंसी, ना कोई चीज़, बस एक हमें एक ग्रुप को टारगेट करना, माइनॉरिटी ग्रुप को, उसको जैसे भी छावा फिल्म है, और इस तरह से हम देखते हैं कि बेसिकली एक पीस ऑफ एंटरटेनमेंट कम वही पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पे और एक इलेक्शन एजेंडे के तौर पे ज़्यादा पहले जब सोवियत यूनियन और अमेरिका की जंग चल रही थी तो वो भी एक तरह से मीडिया वॉर थी ना। अब आप देखें बेशुमार फिल्में बनाई गई हॉलीवुड में जो एंटी सोवियत थी, सोवियत्स को, रूसियों को विलन मॉन्स्टर बना के पेश किया जाता था। आपके जितने मार्वल्स कैरेक्टर्स हैं मार्वल्स के, वो ज़्यादातर जो फर्स्ट उनका वो होगा एनिमी, वो कोई ना कोई रशियन साइंटिस्ट होता है, रशियन होगा, या जेम्स बॉन्ड की फिल्में देख लें, फ्रॉम रशिया विद लव 1960s की, या उससे पहले हिचकॉक की एक फिल्म थी द टॉर्न कर्टन, वो ईस्ट जर्मनी के उस पे बना रहे हैं। तो पूरा यानी जो एजेंसीज हैं, चाहे वो रॉ हो, CIA हो, KGB उतना नहीं कर सकी। खुद पाकिस्तान में आप देख लें जो फिल्में बनाई जाती हैं, जो बहुत सी ऐसी फिल्में बनाई गई हैं रिसेंटली जिस पे अभी एक वो भी गर्दिश कर रही थी कि टीवी ड्रामा बनाया गया, उसमें जो एक फैमिली है, उसमें जो फौजी फैमिली है, उसमें सारे बिल्कुल आइडियल है ना, बाप भी, बेटा भी, सास भी, बहू भी, हत्ता कि कुत्ता जो है वो भी बड़ा गुडी गुडी है, वो सब हैं। लेकिन जो सियासतदान है वो सारे एक नंबर के चोर, निकम्मे, करप्ट। ये तो ये कोशिश ये की जाती है कि आप नैरेटिव लोगों में डालें। अच्छा, लोग अगर समझदार होंगे तो वो देख लेते हैं कि यार ये क्या हमें लोग, लेकिन आम जो कॉमन डिनोमिनेटर, तो इंडिया में भी यही किया जा रहा है। जैसे अब वेस्ट में कामयाबी से उन्होंने एंटी सोवियत प्रोपेगेंडा चलाया और उसमें बड़ी हद तक कामयाब रहे। अब एक और मिसाल में दूँ, फ़लस्तीन का मसला है, उस पर हमने बात नहीं की लेकिन करनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आपको पिछले 80 साल में फ़लस्तीन के मसले पे एक हॉलीवुड की अच्छी फिल्म नहीं मिलेगी। और उन्होंने क्या किया, जो जूइश लॉबी है हॉलीवुड में और इधर उधर, उन्होंने हर 1-2 साल बाद एक बेहतरीन फिल्म बनाते हैं हॉलोकॉस्ट पर, जो आपको लगेगा नहीं कि ये हॉलोकॉस्ट के पीछे बताया क्या जा रहा है। बताया जा रहा है कि यहूदी बड़े मजलूम हैं, जो जूइश हैं उनके साथ बड़ा जुल्म हुआ है, उसको ना भूलें। तुम जो 70 साल से कर रहे हो फ़लस्तीनियों के साथ, उस पर फिल्म नहीं बनेगी, लेकिन जो यहूदियों के साथ 80 साल पहले हुआ नाज़ी जर्मनी में, उस पर फिल्में एक के बाद, और वो इतनी आला क्वालिटी की होती हैं। जहाँ आप रीडर देख लें, शेंडलर्स लिस्ट देख लें, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल देख लें, स्ट्राइप पजामा एक फिल्म है वो देख लें। मैं दर्जनों नाम ले सकता हूँ फिल्मों के जो आपको इतनी चालाकी से बनाई जाती हैं कि जब फिल्म शुरू होती है आपको लगेगा ही नहीं कि ये क्या आपके जहन में डाला जा रहा है। देखिए, ये तो सब चीज़ें ना कि भाई एक पाकिस्तान का एक नेशनल मिथ है, सब चीज़ें, या US की आपने बात की, सोवियत भी कम नहीं था, वो भी अपने तरीके से जो एजेंडा है उसको पुश करती है हर रियासत। लेकिन यहाँ जो
इंडिया में इस वक्त हो रहा है, जो बॉलीवुड एक नैरेटिव ले रहा है, उससे तो इंटरनल रिफ्ट ज़्यादा बढ़ रहे हैं ना, क्योंकि वो पाकिस्तान को टारगेट नहीं कर रहे हैं, वो टारगेट कर रहे हैं अपने मुसलमानों को कर रहे हैं। और वो उनका ये कहना, अब उन्होंने जो टेक्स्ट बुक है, हिस्ट्री टेक्स्ट बुक है, वो तब्दील कर दी है। बिल्कुल। और वो ये कहते हैं, यानी पहले ये था जब मैं वहाँ जाता था तो वहाँ आप दिल्ली में बड़ा मतलब खुशगवार हैरत होती थी, प्लेजेंट सरप्राइज, कि आपको अबुल कलाम आज़ाद रोड मिल रहा है, बहादुर शाह जफ़र रोड, फिरोज शाह तुगलक रोड, अच्छा अरुणा आसिफ अली रोड, जगह जगह आपको वहाँ के मुसलमान जो तहरीक आज़ादी के रहनुमा हैं उनके नाम पर सड़कें आपको नज़र आती थीं। वो मुसलमानों को बराबर क्रेडिट देते थे। हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक भी आप हिंदू फ्रीडम फाइटर के नाम पे आपको नहीं मिलेगा। एक भगत सिंह, हालांकि यहाँ का था, लेकिन भगत सिंह के नाम पे एक चौक लाहौर में उन्होंने शादमान चौक को कहा कि भैया भगत सिंह, लेकिन वहाँ पर वो लोग खड़े हो गए कि नहीं, हम नहीं होने देंगे ये। हमारे यहाँ ये हाल है। तो इंडिया निस्बतन बेहतर था कांग्रेस के दौर में। बीजेपी के आने के बाद ये हुआ कि इन्होंने सारी वो चेंज की, हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक बड़े पैमाने पे चेंज की, और उन्होंने कहा ये तारीखी हिस्ट्री जो पढ़ाई जा रही है, जो इतिहास है, वो इतिहास ही गलत है। और उसमें जो नई इतिहास ये लिखा गया, उन्होंने पूरा टेक्स्ट बुक बोर्ड चेंज कर दिए 10 साल में। जो टेक्स्ट बुक राइटर्स हैं वो चेंज कर दिए। सारे हिंदुत्वा के मानने वाले टेक्स्ट बुक राइटर उन्होंने भर दिए। रोमिला थापर और इरफान हबीब और जैसे जो हिस्टोरियन थे सेकुलर, उनको उन्होंने साइडलाइन कर दिया है सबको। और सारे आरएसएस और बीजेपी के और हिंदू नैरो माइंडेड जो टेक्स्ट बुक राइटर्स हैं वो डाल के सारी टेक्स्ट बुक में अब वो क्या नैरेटिव चला रहे हैं, वो ये चलाते हैं कि जी जो युद्ध, जो जंगें हुई हैं, जो हमने जीती, हमसे मतलब ये कि जो मुसलमानों ने भी जीती, उनको भी ये कह रहे हैं कि जी ये असल में जीती तो नहीं थी, असल में तो फतह हमारी हुई थी, मुसलमानों ने धोखा किया। जैसे यहाँ पर एक फिल्म आई थी वो पद्मावत की, नहीं जो बनी थी, अब वो फिल्म आप देखें पाकिस्तान में चली, उसमें वो एक तो अलाउद्दीन खिलजी को बड़ा एक मज़ाक़ खेस ऐसा ना कॉमिक कैरेक्टर बना के पेश किया है। और उसमें नैरेटिव ये है कि जी वो जो राजा था, राजा उसको हरा सकता था, लेकिन उसने अलाउद्दीन खिलजी पे चूंकि भरोसा कर लिया और खिलजी ने जो है वो उसको धोखा दिया और पलट के वॉर किया, जिससे वो हार गया। इसी तरह पृथ्वीराज जो था अपना, जिसको शहाबुद्दीन गौरी ने शिकस्त दी थी तराइन में, शायद जंग तराइन थी, जो ये बात है गालिबन 1186 की, जो पहली मरतबा दिल्ली पे कब्जा हुआ है मुसलमानों का, वो शहाबुद्दीन गौरी ने किया ना, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, जिसको मोहम्मद गौरी भी कहा जाता है। तो अब जो तारीख आ रही, जो इतिहास वहाँ पढ़ा रहे हैं, उसमें ये कह रहे हैं कि जी वो जो पृथ्वीराज था वो उसको हरा सकता था, लेकिन उसने उस पर जो है वो भरोसा किया शहाबुद्दीन गौरी पे, और शहाबुद्दीन गौरी ने धोखा दे के उसको। तो दो वजह हैं, जो जितनी जंगें वो हारे हैं तो दो वजह हैं। एक तो उन्होंने भरोसा किया मुसलमानों पे, मुसलमानों ने हमेशा धोखा दिया, नंबर 1। दूसरे, खुद विद इन हिंदुओं में भी कुछ गद्दार थे। तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग होता है ना कि गद्दार, तो वो गद्दार, ये जैसे हमारे यहाँ होता था कि जो कायद का गद्दार है वो मौत का हकदार है कि जो भी आप उससे डिसएग्री कर रहे हैं तो आपको मार दिया जाएगा, आप डिसएग्री नहीं कर सकते। तो वहां पर भी यही है कि जो हिंदू हैं, अगर वो हिंदुत्व नैरेटिव से डिसएग्री करते हैं तो वो गद्दार हैं। तो ये जो फिल्में बनाई जा रही हैं एक के बाद एक, अभी भी जो बनाई गई है रिसेंटली, छावा जो, हाँ छावा, तो उसमें मुसलमानों को बड़ा ट्रेचरस, मक्कार, अय्यार। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमारे यहाँ टेक्स्ट बुक में हम ये पढ़ाते रहे हैं कि हिंदुओं की मक्काराना चालें, ये हमने खुद पढ़ा है। कांग्रेस नहीं कहा जाता था हिंदू। हमारा आर्मी चीफ क्या कहता है कि हम और हिंदू अलग अलग हैं। भाई पाकिस्तान में हिंदू भी रहते हैं। तो जब आप ये कहते हैं तो आप हिंदुओं के खिलाफ नफरत बता रहे हैं, फैला रहे हैं। यानी दो कौमी नजरिया जो आया था वो तो खत्म हो गया ना। कायद आज़म ने 11 अगस्त की तकरीर कर दी, अब उसको क्यों आप बार बार दोहरा रहे हैं? लेकिन दोहराते रहते हैं। तो इससे वहां भी ये होता है और ये फिल्में इस्तेमाल की जा रही हैं। पब्लिक उसको रिसीव कैसे कर रहे हैं? मैंने पाकिस्तान में कोई ऐसा भी इंटेलेक्चुअल लेवल पे कोई बंदा नहीं देखा जो कि उस चीज़ को फुल्ली एक तरह से इंडोर्स कर रहा हो। लेकिन जो बिल्कुल इस वक्त इंडिया में हो रहा है, बिल्कुल एक नाजी स्टाइल पूरी आपके सामने ना, कि प्रोपेगेंडा भी हो रहा है, फिर वो सारी आपको देखते हैं कि घर भी मिसमार कर रहे हैं, तो वो उसमें एक खास कम्युनिटी टारगेट हो रही है। वो चीज़ हम पाकिस्तान में इतना नहीं देखते। मतलब आइसोलेटेड चीज़ें हैं अपनी जगह माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, चाहे वो फोर्स कन्वर्जेंस हो और दीगर इश्यूज़ हों, लेकिन वो इस तरह से नहीं हो रहा कि स्टेट लेवल पे एक बंदा है जिसको आइडियलाइज किया जा रहा है, वो वहाँ से एक चीज़ पूरी जो है ना फैला रहा है और उसको आवाम खुले दिल से सपोर्ट कर रही है, जैसे कि इंडिया में हम देख रहे हैं कि हाँ, हो रहा है। हमारे यहाँ एक तो ये कि अकलियत, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इसलिए सॉरी कि इन कंपैरिजन बनता नहीं है आज के, अगर हम उसमें देखें ना। एग्जैक्टली इसलिए नहीं बनता कि वो जो मिनॉरिटीज़ हैं उनकी जो तादाद है या जिसको संख्या कहें वो मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। हमारे यहाँ जब पाकिस्तान बना था तो 20% नॉन मुस्लिम थे, 20%। आज हमारे यहाँ 5% भी नहीं है,
4% से भी कम है। तो हमारे यहाँ रिलेटिवली जो इंडिया की तरह बड़ी, जैसे वहाँ पर जो मुसलमान क्लेम करते हैं वो कहते हैं कि हम मजमूई आबादी का जो उनकी पूरी संख्या है उसके 15% है, यानी 15% जो वो कहते हैं 15%, और लेकिन जो सेंसस है उनकी, वो सेंसस बताती है कि 11 से 12% है। ठीक है, तो लेकिन अगर हमारे यहाँ के 4-5% के मुकाबले में 15% बहुत ज़्यादा है, तो मुस्लिम्स आर मोर विजिबल वहाँ पर इंडिया में, इसलिए उनको टारगेट करना और उनको विलन बना के पेश करना निस्बतन ज़्यादा आसान है। पाकिस्तान में आपको हिंदू या क्रिश्चियन 1% है, यानी टोटल अगर 4-5% है तो उसमें कितने परसेंट होंगे, तो कंपैरिजन नहीं बनता। आप सही कह रहे हैं, वहाँ पर ज़्यादा मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अभी तक वो स्टेज नहीं आई है पाकिस्तान में कि यहाँ हिंदुओं के घर मसमार किए जाएं। वहाँ पर वो एक और चीज़ कहलाती है जिस पर मैंने अभी आर्टिकल्स भी लिखे थे, लॉ फेयर। एक तो वॉरफेयर होता है, एक होता है लॉ फेयर। और लॉ फेयर का मतलब ये होता है कि आप कानून को इस्तेमाल करते हैं टारगेट करने के लिए। तो अब वहाँ पर क्या हो रहा है कि वो कानून बना देते हैं, ऐसा लॉ बना देते हैं, जैसे वक्फ का लॉ है वो बना दिया, उस पर मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। या आप लॉ इस्तेमाल करें जैसे एंटी इंक्रोचमेंट लॉ, तो वो लॉ फेयर है। हालांकि और भी इंक्रोचमेंट होंगी, हिंदुओं की भी होंगी, लेकिन वो लॉ को इस्तेमाल करके कि जी ये आपकी तजावुज़ात हैं, आपने ये इंक्रोच किया हुआ है तो इसको डिमोलिश कर दो, तो वो लॉ को इस्तेमाल करके ये कर रहे हैं। तो इंडिया में इट इज़ मच मोर इंटेंस देन पाकिस्तान में। आई एग्री। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब ये जो वो वाली आपने बात की, ये वहाँ पे ये भी बहस रही, पाकिस्तान में जो 20% था तो उस वक्त तो शायद बंगाल भी तो पाकिस्तान में शामिल था ना, मतलब ईस्ट बंगाल वाला। तो जाहिर है कि अब हमारी जो परसेंटेज है, क्योंकि बांग्लादेश में तो कंपेरेटिवली हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा थी जी, वेस्ट पाकिस्तान का 7% था। सही, अगर सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान लें तो वेस्ट पाकिस्तान में भी 7% नॉन मुस्लिम थे। ठीक है, वो अब कम होकर 4% से भी कम रह गए। तो ये हमारे यहाँ डिक्लाइन हुआ है ना, यानी पॉपुलेशन हमारे यहाँ मिनॉरिटी, यानी जो दूसरे जो छोटे मजहबी ग्रोह हैं उनकी पॉपुलेशन का डिक्लाइन हुआ है, जो वहाँ होना नहीं चाहिए था। पारसी कितनी बड़ी तादाद में, आप देखें कराची में पारसी कॉलोनी होती थी सारी, वो छोड़ के चले गए हैं। जो अहमदीस थे वो बड़ी तादाद में छोड़ के जा रहे हैं, और बहुत से लोग हैं जो कि ग्रेजुअली यहाँ से निकल रहे हैं, हिंदू जा रहे हैं। तो ये तो फैक्ट है। इकोनॉमिक रीजंस और भी हैं, मतलब अगर हम इसी तरह से देखें तो सबसे ज़्यादा सुन्नी जा रहे होंगे, तो हम कहेंगे कि नहीं, लेकिन फिर परसेंटेज वाइज आप देखें ना, जो 7% से अगर 4% पे आ गया है, हम कितना भी डिफेंड करें, लेकिन ये हमें मानना पड़ेगा कि हमारे यहाँ भी जो मिनॉरिटीज हैं उनके साथ हमारा रवैया स्टीरियोटाइप्स हैं, सब चीज़ें हैं। लेकिन मैंने किसी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के, नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, या कराची में अगर हम एमकेएम की बात करें, तो मैंने कोई ऐसे उनको नहीं देखा कि वो इस तरह का कोई बयानिया दे रहे हो किसी भी माइनॉरिटी के खिलाफ, और उसको वो इलेक्शन कैंपेन के तौर पर कैश कर रहे हैं, जो हमें इंडिया में एक मेन स्ट्रीम पार्टी के तौर पर नज़र आ रहा है। डेट इज़ वाई मैं कंटिन्यूसली कह रहा हूँ कि इस तरह से कंपेरिजन बनता नहीं है। हाँ, और इसलिए भी नहीं बनता कि हमारे यहाँ मज़हब की बुनियाद पे पाकिस्तान नहीं तोड़ा गया है। हिंदुस्तान तो मज़हब के नाम पे तोड़ा गया ना, तो वहाँ पर ये भी चीज़ सेल करना बड़ा आसान है कि मज़हब के नाम पे तोड़ा गया है। अगर हम तोड़ देते तो फिर हम देखते। अगर यहाँ पर हिंदू कह देंगे जी हमारा मिट्टी अलग करो, तो फिर हम देखते हैं कि मिट्टी में हिंदुओं के साथ क्या होता है। तो हम इसको असल में कंक्लूजन की तरफ लेकर जाते हैं कि दायरे के उसमें, मतलब ये साबित ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में हालात इतने बुरे नहीं हैं। मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान में भी हालात ज्यादा अच्छे बुरे हैं, वो बात नहीं है। मतलब मैं ये समझ, असल में हम देखते हैं ना कंपैरिजन में, हम जब भी पाकिस्तान इंडिया के कंपैरिजन में जाते हैं तो एक हम असल में जब एक प्रिंसिपल पे हम बात करें तो वो ये कि जो पॉलिटिक्स ऑफ हेट है वो चाहे किसी भी दुनिया के खत्ते में फैल रही हो, हम हिंदू के साथ नहीं रह सकते। इसकी क्या बुनियाद थी आज? यानी देखें, ये आप 20वीं 21वीं सदी में तमाम जो अच्छे माशरे हैं वो इंक्लूसिव होते हैं। इंक्लूसिव का मतलब ये है कि सबको मिलजुल के रहना है। जो अबुल कलाम आज़ाद कहते थे कि आप उनकी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आखिरी तकरीर देख लें, वो क्या कहते थे कि यार ये तो आप ताजमहल आपका है, लाल किला आपका है, आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो वो तो और वो कहते थे कि यार मैं जो आपको समझा रहा था आपकी समझ में नहीं आई बात। तो जब आप एक किसी मज़हब से नफरत करेंगे कि हम हिंदू के साथ नहीं रह सकते, तो फिर देवबंदी कहेगा मैं बरेलवी के साथ नहीं रह सकता, बरेलवी कहेगा मैं शिया के साथ नहीं रह सकता, शिया कहेगा मैं अहमदी के साथ नहीं रह सकता। तो नफरत जो है ना वो एक मुतादी मर्ज है, ये लगता है। तो जब आपने जो 47 में जो शुरू किया कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, लॉजिकल उसका कंक्लूजन यही होना था जो आज हम भुगत रहे हैं 80 साल बाद। तो ये कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है समझने की कि ये क्यों हो रहा है। ये उसका एक ट्रेजेक्ट्री आप देखें तो ट्रेजेक्ट्री का तसलसल है। आप कितने भी शुगर कोट करने की कोशिश करें, लेकिन ये बात बहरहाल हकीकत है कि हमने ये कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। कायद आज़म की स्पीचेस हैं
जिसमें वो बार बार कह रहे हैं कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते क्योंकि हमारी तारीख अलग है, हमारा मज़हब अलग है, हमारा रहन सहन अलग है, हमारा मज़हब अलग है, हमारा ये अलग है, हम सब अलग अलग हैं, हम आपके साथ नहीं रह सकते। तो और ये बात एक्सक्लूजन पे बेस करती है, ये बात इंक्लूजन पे बेस नहीं करती। जो एक समझदार अच्छा सियासतदान होता है वो इंक्लूसिव सियासत करता है कि यार मिलजुल के रहो। आज अगर कोई कहे कि जी सिंधी पंजाबी के साथ नहीं रह सकते, जो MQM ने किया, जो अल्ताफ़ हुसैन ने किया, क्या किया था? वो भी यही था ना कि टारगेट करना है। उन्होंने मतलब सिंधियों के खिलाफ, महाजिरों के खिलाफ, अपना पठानों के खिलाफ सबसे लड़ाइयाँ की ना। बाद में करने के बाद में कह रहे हैं कि जी हम तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बना रहे हैं। अरे भाई, सारी सियासत आपकी नफरत पे, अब आके आप कह रहे हैं कि जी हम मुत्तहिदा बना लो, सब मिलजुल के रहो। जब मिलजुल के रहना था तो आपने फिर महाजिर का नारा क्यों लगाया? आई एम सॉरी, लेकिन ये दीज आर फैक्ट्स, ये हकीकत है जिससे हम गुजरे हैं। हमने देखा है कराची में ये सारी नफरत की सियासत देखी है। तो नफरत की सियासत आप आर्टिफिशियली डालते हैं। जब आर्टिफिशियली डालते हैं तो फिर वो लोगों में घर कर जाती है, फिर उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये उस वक्त शुरू गया 1940s में ये कहानी शुरू की गई और उसका लॉजिकल कंक्लूजन बरसगीर सब कॉन्टिनेंट आज भुगत रहा है। इस चीज़ को डिनाई नहीं किया जा सकता। अच्छा, उसमें डॉक्टर साहब ज़ाहिर है उसके कुछ हिस्टोरिकल रीजंस भी हैं और एक पूरा अलग मौजूद है गुफ्तगू का, इस पर भी हम ज़ाहिर है कि आपको ज़रूर सहमत देंगे। भाई जैसे मैंने कहा ना कि मैं तो अपनी बात करता हूँ, आपको एडिट नहीं, करना नहीं, मैं तो मैं जो समझता हूँ वो मैं मतलब लोगों को खुश करने के लिए मैं वो बात नहीं कहूँगा जो मुझे नहीं कहनी चाहिए। हमारा मकसद भी ये है कि हर मौजू पे हर पर्सपेक्टिव लोगों को मतलब देखना, ये तो व्यूअर्स खुद देखेंगे ना और वो खुद अपना फैसला करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और जिसमें मैं इसलिए आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कहना चाह रहा हूँ कि आपने जो बड़ी रियासतें हैं इंडिया की, जो बड़ी सूबे जिनको हम अपने उस तनाजुर में कहते हैं, उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स को भी देखा है। आपको नहीं लगता कि रीजनलिज्म इंडिया की पॉलिटिक्स में अब बढ़ा है? मतलब रीजन की जो सियासी जमातें हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा ताकतवर होती हुई नज़र आती है हमें। देखें, रीजनल, मेरा ये ख्याल है कि रीजनलिज्म कम हुआ है। अच्छा, उसकी मैं आपको बताता हूँ। देखें, रीजनलिज्म आ गया था पार्टीशन के आज़ादी के फ़ौरन बाद। रीजनलिज्म का सबसे पहले जो शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई कि जब हिंदी लागू करने की कोशिश की पूरे इंडिया पे, तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस साउथ इंडिया से हुई, है ना। केरल से, तमिलनाडु से, ये तो खैर इस तरह की स्टेट्स उस वक्त नहीं थी। ये तो जो फजले अली कमीशन एक बनाया गया था 1955 में, फजले अली वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जज थे। नेहरू ने उनकी सरबराही में एक कमीशन बनाया था जिसका नाम था फजले अली कमीशन, और उसको ये टास्क दिया था कि आप लिंग्विस्टिक बेसिस पे इंडिया के सूबों को रिकार्व करें। और उसका नतीजा ये हुआ कि जब पार्टीशन हुआ था उस वक्त, आज़ादी के वक्त 10 सूबे थे, आज 28 15 थे, 30 के करीब, मतलब यूनियन टेरिटरीज हैं और यूनियन टेरिटरी 5 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो ये सारा उन्होंने ये सारी डिवीजन की। तो उस वक्त हिंदी लागू करने की कोशिश की, तो हिंदी के खिलाफ वहाँ पर साउथ में जो स्टेट्स बनी, जैसे तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, कर्नाटका हो गया, ठीक है, जो आंध्र प्रदेश था उस वक्त, वो MP का नाम चेंज किया गया। MP पहले CP कहलाता, सेंट्रल प्रोविंस, वो मध्य प्रदेश हो गया। UP पहले यूनाइटेड प्रोविंस कहलाता था, सुबह जाते मुत्तहिदा, वो फिर UP उत्तर प्रदेश। खैर, तो ये सारा जो हुआ, तो उस वक्त रीजनलिज्म था और वो बुनियादी लिंग्विस्टिक बेसिस पे था। और बाद में भी आप देखें तो वहाँ साउथ इंडिया में एंटी मुस्लिम या एंटी पाकिस्तान फीलिंग नहीं थी, क्योंकि कश्मीर का इशू उनका नहीं था। जैसे पाकिस्तान में कश्मीर का इशू सिंध का नहीं है, बलूचिस्तान का भी नहीं है, KP का भी नहीं है, ये बुनियादी तौर पे साउथ पंजाब का भी नहीं है, ये बुनियादी तौर पे सेंट्रल पंजाब और अपर पंजाब का है, जहाँ से हमारी फ़ौज बड़ी तादाद में आती है, क्योंकि कश्मीर के मसले पे ही सारी कहानी चल रही है आपकी, ठीक है ना। तो अब जो कश्मीर की, मैं वही मैं बात दोहराऊंगा कि जो कश्मीर की लाल बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, उसके नतीजे में हम पूरे यानी सब कॉन्टिनेंट को नुकसान हुआ है। खैर, कमिंग बैक टू योर रीजनल क्वेश्चन, रीजन वाला क्वेश्चन, तो वो रीजनल पॉलिटिक्स जो है वो 70s और 80s में जब कांग्रेस का असर कम हुआ, तो हम ये देखते हैं जब कोलिशन गवर्नमेंट का आगाज़ हुआ, और कोलिशन गवर्नमेंट का आगाज़ कब हुआ? 1990s के बाद, ठीक है ना। कोलिशन गवर्नमेंट आपकी पहले बनी VP सिंह की 1989 में, VP सिंह की, क्योंकि वो राजीव गांधी को हराया। VP सिंह इन्हीं से विश्वनाथ प्रताप सिंह नाम था उनका पूरा, वो निकले हैं, और उसके बाद
2 साल उन्होंने रूल किया, फिर नरसिम्हा राव आ गए, लेकिन उसके बाद रीजनल कोलिशन जो गवर्नमेंट बननी शुरू हुई तो वो जैसे DMK थी, द्रविड़ मुनेत्र कज़गम द्रविड़ पार्टी थी, फिर NT रामाराव थे आंध्र प्रदेश में, इस तरह से रीजनल पार्टियाँ, वहाँ अपना केरला में CPI और CPM खासी स्ट्रॉन्ग पार्टी थी 70s में, वहाँ अच्युता मेनन 7 साल CPI के चीफ मिनिस्टर रहे, उससे पहले नंबूदिरी-पद उसके, खैर ये बड़ी लंबी कहानी है। तो उसके बाद जब कोलिशन गवर्नमेंट आनी शुरू हुई तो भी रीजनलिज्म वहाँ पर था। अब ग्रेजुअली पिछले 25 साल में मेरा ये ख्याल है कि रीजनलिज्म को बीजेपी ने पीछे करके वहाँ पर भी रिलीजियस एजेंडा ले आए हैं, और अब ग्रेजुअली साउथ इंडिया में भी, और इवन जो नॉर्थ ईस्ट की जो रियासतें हैं, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, असम तो खैर ऊपर आ जाता है थोड़ा, हाँ, लेकिन कह सकते हैं आप, तो उनमें भी ये बीजेपी हिंदू नेशनलिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट एजेंडा को लेकर चली है, तो जिसके नतीजे में ये हुआ है कि वहाँ पर रीजनल पॉलिटिक्स कम हुई है, वहाँ पर भी रिलीजियस पॉलिटिक्स बढ़ी है। रीजनलिज्म ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि रीजनलिज्म पहले के मुकाबले में कम होके, देखें रीजनलिज्म की एक निशानी ये होती है कि आपकी कोलिशन गवर्नमेंट बने जिसमें स्टेट्स की गवर्नमेंट हो, और स्टेट की जो पार्टी है रीजनल पार्टीज वो मिलके, अब हम देखते हैं कि इंडिया में कोलिशन गवर्नमेंट नहीं है, बीजेपी है, पहले कोलिशन भी थी, ठीक है, अगर कोलिशन है भी तो वो उनके अपने हम ख्याल है उतना नहीं है, यानी बीजेपी की अभी लास्ट इलेक्शन में थोड़ा सा इनका वो नंबर नीचे गया है, लेकिन डोमिनेंट बीजेपी ही है। गो के उनको इतनी सीटें नहीं मिली थी पिछले इलेक्शन में जितनी वो तवक्का कर रहे थे, जितनी दे वर एक्सपेक्टिंग। तो एनीवे रीजनल पार्टीज, वहाँ एक फैक्टर ये भी है कि रीजनल जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ की जनता आवाम है, वो जो स्टेट इलेक्शंस हैं उसमें तो वो रीजनल पार्टी को वोट दे देते हैं, लेकिन जो नेशनल लेवल पे नेशनल इलेक्शन में वो फिर नेशनल पार्टी को वोट देते हैं। तो जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में नहीं होता, हमारे यहाँ ये कि अगर कोई PP का वोटर है तो वो इतना समझदार नहीं है कि वो कहे कि जी मैं अपने प्रोविंस में फलां पार्टी को दे रहा हूँ और सेंटर में किसी बहुत बड़ी वजह है ना कि वहाँ स्टेट इलेक्शन और नेशनल इलेक्शन अलग होते हैं, हमारे यहाँ एक ही दिन में वो सारा। हाँ, वहाँ मतलब कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ स्टेट्स के नेशनल के साथ हो जाते हैं अगर वो कंसाइड कर रहे हैं तो, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि ज्यादातर वहाँ बहुत बड़ी वजह स्टेट इलेक्शन और फिर वो अलग अलग पॉलिटिकल कैंपेन्स होती है, एजेंडा डिफरेंट हो जाता है। तो मेरा ये ख्याल है कि अब वहाँ मतलब साउथ में भी या रीजनल पॉलिटिक्स जो थी वो रीजनल पॉलिटिक्स का मेरे ख्याल में, अब आई डोंट नो, जो अब क्योंकि मैं काफ़ी अर्से से इंडिया गया नहीं, मेरा भी जो सोर्स है वो मीडिया ही है, तो लेकिन मेरा ये ख्याल है कि शायद इंडिया में रीजनलिज्म रिलेटिवली कम हुआ है और वहाँ पर भी रिलीजियस पॉलिटिक्स आ गई है रीजन्स में। एक जो सबसे ज़रूरी सवाल, और उस पर फिर कंक्लूड कर देंगे, आप भी कुछ बोलिएगा कि भाई जंग होगी या नहीं होगी, क्योंकि एक वही 2019 में भी हमने देखा कि यही वार हिस्टीरिया क्रिएट किया गया, पुलवामा हो या उरी अटैक के बाद, अभी भी कुछ ऐसी ही फिज़ा हो रही है, अब उस पर मीम्स भी बनती है, सब चीज़ें होती हैं, तो आपका इस पर क्या एनालिसिस है? भाई जंग हो या ना हो, बजट आ रहा है अगले महीने जून में, और बजट का मेजर चंक कहाँ जाना है ये अब हम और आप जानते हैं। तो ये शोर शराबा अपनी जगह पर, लेकिन इसका फ़ायदा किसको होगा अब ये तो वक्त बताएगा कि क्या होना है। तो मैं तो जंग नहीं देख रहा ऐसी, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं और इट कैन गो आउट ऑफ हैंड, निकल सकता है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई मेजर जंग की तरफ इंडिया या पाकिस्तान जाएगा। बोथ ऑफ देम कैन नॉट अफोर्ड इट कि ये करें, लेकिन ये जंग का तबल बजाते रहेंगे ऑन एंड ऑफ, और दोनों मुल्कों में जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो इसको इस्तेमाल करके वो चलाते रहेंगे कहानी, और जिसमें आवाम का और जनता का नुकसान है। क्योंकि हम जो मैंने कहा ना, जो हमारे मेजर इश्यूज़ हैं असल के, लोगों के पास तालीम नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ की फैसिलिटीज़ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हो रहा है, पावर बिजली के मसले हैं हमारे, ठीक है ना, 50 किस्म के हमारे मसले हैं। तो हम जो फंड्स हमारे डेवलपमेंट पे लगने चाहिए वो हम सिक्योरिटी पे लगा रहे हैं, और हकीकत ये है कि सिक्योरिटी का ये हाल है कि हम ना घर में महफूज हैं, ना स्ट्रीट में महफूज हैं, ना दफ्तर में महफूज हैं, सिक्योरिटी का ये हाल है। तो आई एम लीस्ट कंसर्न के बॉर्डर पे क्या हो रहा है। मुझे तो घर में महफूज करो ना, मुझे दुकान पे महफूज करो, मुझे ऑफिस में मुझे गाड़ी में महफूज करो।
मैं अगर इन जगहों पे महफूज नहीं हूँ और मुझसे कहा जाता है कि हम आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो मैं ये सवाल पूछने का हक रखता हूँ कि वो सिक्योरिटी कहाँ है। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में मैं ये ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि ये मेरी ख्वाहिश भी थी कि इस पे ज़रूर बात हो, कि इंडिया की पॉलिटिक्स में जो आपका इंटरेस्ट है, कहीं मैं ऐसे इसको कनेक्ट करने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि आपके वालिद मोहतरम रशाद महमूद साहब जो हैं, वो एक बहुत सीनियर कॉमरेड थे और उन्होंने एक पूरी ज़िंदगी गुजारी तवील। सीपीआई के मेंबर थे, सीपीआई के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मेंबर थे। तो 40s क्या में। उनसे एक ताल्लुक, ये भी एक रीज़न बना, उनका कुछ तस्करा भी कीजिए और ये बताइए कि वो किस तरह सोचते थे और देखते थे हालात को, और उनकी कुछ बारे में हमें बताएं, क्योंकि स्टूडेंट्स को भी बताएं कि किस तरह उन्होंने एक पूरी जर्नी अपनी तय की। वैसे एक तो बात यह है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने पार्टीशन की हिमायत की थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गो के बाद में उस पर वो तायब हो गए। बाद में उन्होंने कहा कि हमने गलत किया था। 48 की जो कांग्रेस थी सीपीआई की, खैर, तो मेरे वालिद 40s में लेफ़्ट की पॉलिटिक्स में शामिल हुए, फिर वो पाकिस्तान आ गए। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में लेफ़्ट की यहाँ तो जो अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निवीन थी, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, उस तक को सियासी जमात करार दे के उस पर पाबंदी लगा दी थी कि ये फंक्शन नहीं कर सकती। तो लेकिन वो नेशनल अवामी पार्टी में एक्टिव रहे, हत्ता कि वो जो नेशनल अवामी पार्टी का तासीसी इजलास हुआ था यहाँ पर दिसंबर 1957 में हैदर मंजिल में GM सैयद के घर पे, उसमें वो शरीक थे मेरे वालिद। तो खैर वो नेशनल अवामी, फिर जब नेशनल अवामी पार्टी में डिवीज़न हुआ 67 में वली ख़ान और भाषानी ग्रुप में, तो मेरे वालिद वली ग्रुप के साथ थे। बल्कि उन्होंने यहाँ कैंपेन चलाई थी लियाकताबाद में। उस वक्त यहाँ के कौमी असम्बली, मैं उस वक्त 6 साल का था, लेकिन मुझे याद है कि यहाँ कर जो उम्मीदवार थे नेशनल अवामी पार्टी के सेक्रेटरी, उनका नाम था महमूद उल हक उस्मानी। तो महमूद उल हक उस्मानी साहब की कैंपेन मेरे वालिद ने चलाई थी, और उस वक्त उनकी पार्टी का निशान था झोंपड़ी। तो मुझे याद है कि वो एक जीप होती थी और जीप पे एक झोंपड़ी बनाई होती थी, और वो लाउड स्पीकर लेके वो महमूद उल हक उस्मानी को वोट दो, इस तरह के नारे लगा करते थे। तो वो रहे। अच्छा, लेकिन फिर उन्होंने वो नेशनल अवामी पार्टी पे पाबंदी लग गई। फिर ये हुआ कि 77 के इलेक्शन आ गए, और 77 के जब इलेक्शन आए तो जितने लेफ़्ट के लोग थे ज़्यादातर, क्योंकि भुट्टो ने लेफ़्ट को मारा बहुत था, ठीक है ना, जैसे महराज मोहम्मद ख़ान तक को उसने नहीं छोड़ा। महराज मोहम्मद ख़ान उसका साथी था, लेकिन उसको जेल में डाला। जाम साखी जेल में रहे, और दूसरे दुलाई कैंप वगैरह। हाँ, तो वो लेफ़्ट के जितने थे नेशनल अवामी पार्टी के रहनुमा, गौस बख्श बज़ीन, जो वली ख़ान, बेंगल, गुल खान नसीर, सारे लोगों को जेल में भुट्टो ने भर दिया। अब जब 77 के इलेक्शन आए तो बहुत सारे लेफ़्ट के लोग जो हैं वो PNA के साथ हो गए। मेरे वालिद ने कहा कि अच्छा, PNA की लीडरशिप थी मुल्ला, है ना, जितनी पार्टीज थी, वो जमात इस्लामी, JUP और JUI, और यानी जो भुट्टो कहता था कि इन सब के नाम ये में ख़त्म होते हैं। भुट्टो मजाक भी, बदज़बान भी था, वो मजाक भी उड़ाता था। तो वो कहता इन सब के नाम ज़नानी हैं। तो ये बाकायदा उसने कहा कि ये मुफ्ती हैं, मौदूदी हैं, हज़ारवी हैं, दरखास्ती हैं, सारे मौलानाओं के इसने नाम लिए और कहा कि ये सारे ज़नानी नाम है, इसमें एक है जिसका नाम ज़नानी नहीं है, वो असगर है, तो उसके नाम के साथ मैं लगा देता हूँ असगरी। ये भुट्टो साहब, ये मुझे याद है 77 में 13 साल का था। तो ये भुट्टो की जो हम कहते हैं ना आज बदज़बानी हो रही है, PTI वाले करें, तो बदज़बानी भुट्टो ने भी कम नहीं की उस ज़माने में। ये उसकी मैंने मिसाल दी आपको। ये कितना यानी एक बदतहज़ीबी है ना ये, कि मौलाना है, आप उससे इख्तिलाफ़ करें या ना करें, लेकिन आपको इस तरह से उनका मजाक उड़ाना, मज़ाका उड़ाना, ये एक बदतहज़ीबी है, भुट्टो ने की। खैर, तो उस वक्त मेरे वालिद साहब ने ये कहा कि बेशक भुट्टो ने लेफ़्ट के लोगों को मारा हो, लेकिन इफ़ द चॉइस इज़ बिटवीन मुल्लाज एंड भुट्टो, आई एम विद भुट्टो। ये उनकी, और फिर उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की और पीपल्स पार्टी की इलेक्शन कैंपेन चलाई थी। फिर उस वक्त तक हम मलीर में शिफ्ट हो चुके थे। मलीर में उस वक्त अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा हमारे कैंडिडेट थे, तो उसकी उन्होंने कैंपेन में हिस्सा लिया था 77 में। फिर ज़िया-उल हक ने टेक ओवर किया। ज़िया-उल हक के बाद तो सारी सियासी सरगर्मियों पे पाबंदी लग गई थी। फिर MQM आ गई कराची में, तो MQM के मेरे वालिद शदीद ख़िलाफ़ थे। यानी मैं अपने वालिद की 2 बातें याद रखता हूँ और हमेशा कोट करता हूँ। उनकी जो जिसको कहा जाए ना विज़न, जब अल्ताफ़ हुसैन आया और उसने ये महाजिर नफ़रत की सियासत डाली, पूरा कराची और हैदराबाद बह गया था उसमें। हमारे सारे रिश्तेदार MQM में शामिल हो गए थे। मेरे वालिद थे, उन्होंने कहा बेटा दूर रहो, ये बहुत मरवाएगा महाजिरों को, ये सियासत ठीक नहीं है, और बाद में यही साबित हुआ। दूसरा, वालिद साहब ने इमरान खान के बारे में कहा। जब 97 में इमरान खान आया, बहुत से लेफ्ट के लोग, मिराज मोहम्मद खान शामिल हो गए थे उसमें, PTI में, तहरीक, बल्कि मर्ज कर दी थी अपनी पार्टी, कौमी महाज़ आज़ादी को मर्ज कर दिया था। उस वक्त मेरे वालिद ने कहा कि ये दूसरा अल्ताफ़ हुसैन है, नेशनल लेवल का अल्ताफ़ हुसैन है, इससे दूर रहो, ये बहुत नुकसान पहुंचाएगा मुल्क को। एग्जैक्टली वही हुआ।
तो ये मतलब मेरे वालिद की थी सोच, मैं तो उसको विजन ही कहूँगा कि जो लोग जो जिसको मेराज मोहम्मद ख़ान नहीं समझ सके कि इमरान खान क्या है, उसको मेरे वालिद समझ रहे थे कि ये नुकसान पहुँचाएगा, ये गलत है। और वो मुंबई में उनका पूरा इब्तदाई वक्त गुजरा, कहाँ रहे? बॉम्बे में पैदाइश हुई उनकी, वो थे गुजराती, यानी उनकी मादरी तो खैर नहीं कहूँगा, पिदरी ज़बान, मादरी ज़बान तो उनकी तुर्की थी क्योंकि मेरी दादी तुर्क थी। तो लेकिन वो, अब ये भी इंटरेस्टिंग बात है ना, लोग हमें उर्दू स्पीकिंग कहते हैं कराची में, ना मेरी माँ की ज़बान उर्दू, ना मेरे बाप की ज़बान उर्दू। मेरी माँ की ज़बान तुर्की, मेरे बाप की ज़बान गुजराती, लेकिन कराची में रहते हुए हमने उर्दू बोली, तो हम उर्दू स्पीकिंग में शामिल होते हैं। महाजिर हम कहे जाते हैं कि भाई ये हिंदुस्तानी महाजिर हैं, लेकिन खैर। तो वालिद साहब बॉम्बे के थे, उनके वालिद गुजराती थे, तो सूरत के, लेकिन वो मेरे वालिद बॉम्बे में पैदा हुए, बचपन और जवानी वहाँ गुजारा। फिर ये फाइनली 50s के बाद ये पाकिस्तान 2-3 दफ़ा आए, फिर 54 में फिर ये फाइनली यहाँ सेटल हो गए। तो यानी उस वक्त ये थे वालिद साहब मेरे 22 साल के। उसके बाद से ये यहाँ रहे। 64 में एक दफ़ा इंडिया गए थे, उसके बाद नहीं गए। तो और उनका इंतकाल पिछले साल हुआ है 92 साल की उम्र में। और उसमें उस दौर में उनको वो कुछ, उनके जो सीनियर साथी थे, उनका कुछ तस्करा आपसे होता था? कौन कौन लोग बहुत थे? ज़्यादा। उन्होंने किताब, डॉक्टर जाफ़र ने उनकी याददाश्तों पे किताब लिखी है, पता नहीं आपको मिली या नहीं मिली, मैं दे दूंगा। तो वो वहाँ वो चूँकि टीनेजर थे, टीनेज में, क्योंकि ये यतीम हो गए थे ना, यानी इनके वालिद साहब भी फौत हो गए थे, मेरे दादा भी फौत हो गए थे, दादी भी फौत हो गई थी, तो ये टीनेजर में ही ये यतीम हो गए थे, कोई भी नहीं था इनके सर पे। तो उस ज़माने में ये बॉम्बे में कहते हैं कि सारा काम इन्होंने किया। ये अखबार बेचा करते थे, कभी फल फ्रूट बेचते थे ट्रेनों में, ये वो। तो वो कहते हैं जब ये अखबार बेचते थे सड़कों पे मेरे वालिद, तो उसमें एक अखबार था कम्युनिस्ट पार्टी का, और वो कैफ़ी आज़मी और सरदार जाफरी और ये लोग उस वक्त वो भी आके सड़कों पे अखबार बेचा करते थे। उस वक्त ये बड़े वो नहीं बने थे ना राइटर्स, और ये उस वक्त इब्तदा थी। तो उन्होंने मेरे वालिद को इनकरेज किया और उनको किताबें दी कि ये पढ़ो। तो जो उस ज़माने का, जो जैसे कृष्ण चंद्र की कहानियाँ और मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ, अहमद नदीम कासमी की, जो भी उस वक्त तरक्की पसंद राइटर्स थे जो लिख रहे थे, तो वो किताबें मेरे वालिद को दी कि इस बच्चे को पढ़ने का शौक़ है। क्योंकि मेरे वालिद को भी प्राइमरी के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा था, मेहनत मजदूरी करते थे, लेकिन पढ़ने का शौक़ था। तो उन्होंने वो सारा लिटरेचर जो है उस ज़माने में पढ़ा, और वो उनको गाइड करने वालों में ये 2 नाम बड़े थे, कैफ़ी आज़मी से मेरे वालिद साहब की बहुत, यानी वो थी एक, है ना, वो कैफ़ी आज़मी मेरे वालिद को बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करते थे, और सरदार जाफरी भी ज़रा कम। कृष्ण चंद्र से मेरे वालिद की मुलाकातें थी, क्योंकि ये ख्वाजा अहमद अब्बास की बड़ी यादें थी, क्योंकि ये सब वहाँ तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के जो इजलास होते थे वीकली, उसमें मेरे वालिद शरीक होते थे। और वो कहते हैं कि मैंने वहाँ पर उस ज़माने में कुछ नज़में भी लिखी और अफसाने भी लिखे, तो मैं पढ़ता भी था और सुनता भी था। उससे इन्होंने बहुत सीखा। जो कल्चर हमारे यहाँ ख़त्म हो गया ना, कि एक कल्चर था कि भाई वो महफिलें हों, जैसे 80s में हम बज़्म इल्म दानी शेख मलीर में चलाया करते थे, वो ग्रेजुअली हमारे यहाँ ख़त्म हुआ है। और उसको ख़त्म करने में MQM का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि इन्होंने तो सारा किसी भी मुखालिफ सियासी जमात को पिनपने ही नहीं दिया ना, कि हमारे अलावा कोई बात ही नहीं करेगा। तो उस वक्त, उसके बाद फिर मेरे वालिद MQM के आने के बाद उसमें जो तशद्दुद आया कि ड्रिल में सुराख करो और लोगों को मारो और बोरियों में लाशें डालो, तो फिर मेरे वालिद सियासत से किनारा कश हो गए। और फिर उस वक्त उनकी उम्र भी मतलब तकरीबन उतनी हो गई थी जितनी मेरी अब है, 60 साल। तो उसके बाद फिर वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी जो 30-32 साल थे, वो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं थे किसी भी सियासी जमात के साथ, लेकिन पढ़ते थे बहुत, तो उनसे बहुत कुछ सीखा है। तो ये मुख्तसर कहानी है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, और बहुत सी करने वाली बातें हैं, एजुकेशन के ऊपर भी आपसे कुछ बहुत सी बातें करनी थी, लेकिन दायरे के वक्त बहुत हमारे पास, अब हम काफ़ी वक्त हमने आपका ले लिया। लेकिन आपका एक बार बहुत बहुत शुक्रिया, और हम चाहेंगे कि आप दोबारा हम आपको ज़हमत दें। और देखने वालों को भी बहुत शुक्रिया। और देखिए हमने किस तरह सियासत, समाज से किताब तक का सफ़र तय किया, और हमारी इस कोशिश का मकसद भी यही है कि हमारी हर कोशिश कहीं ना कहीं किताब से आकर जुड़ जाए। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ जहाँजेब थे, जहाँजेब आपको भी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अहम सवाल किए। प्लीज़ अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।